जब तक हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अपने हल्का अहबाब में सेशन को शेयर कर लें इंशाल्लाह। खैर की बात फैलेगी और जितने लोग आपके ज़रिए से अपनी सही से अदायगी करेंगे, इंशाल्लाह उसमें आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, थैंक आपने यू, वक़्त निकाला। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अ, थोड़ा-सा मैं तारुफ़ करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती इब्राहिम साहब से मेरे ख़्याल से पिछले 15-20 साल से तो मेरा ताल्लुक़ है और मुस्तक़िल अपनी चीज़ों के बारे में मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेने का और उनसे पूछने का मौका मिलता रहा है और इसी तरह का हमने एक सेशन 2021 में किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसका ये वर्ज़न 2 2025 में हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हर साल करने की तौफ़ीक दे और उसकी वजह ये बनी कि मैं खुद जब ज़कात की कैलकुलेशंस में सही से मैंने उलमाए कराम से पूछा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि मेरे इल्म में नहीं थी और बहुत सारी बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स मैं कर रहा था और एक फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही हो रही थी। तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कम से कम अपने जानने-पहचानने वाले अपने एसोसिएटेड लोगों में इस बात को जो है ना वो चलाया जाए, इस बात की जो है ना वो मेहनत हो जाए कि सब अपने इस फ़रीज़े को सही से अदा करने वाले बन जाएँ। मुफ्ती इब्राहिम साहब का ताल्लुक बुनियादी तौर पे जामिया दारुल उलूम में है। मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में माशाअल्लाह जो ख़िदमत अपनी सरअंजाम दे रहे हैं, तकरीबन 20 साल हो गए और हमारे जितने बड़े अकाबरीन हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और जितने दारुल उलूम के बड़े-बड़े अकाबरीन हैं, उनके साथ मुफ्ती साहब ने ये जो है ना वो बड़े-बड़े मसाइल पे काम किया है। उसके साथ-साथ मुफ्ती साहब जो है वो जो कॉर्पोरेट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जिनका ताल्लुक इस्लामिक फाइनेंस से हो, चाहे जिनका ताल्लुक बहुत सारे सेक्टर से हो। तो मुफ्ती साहब मेरे ख़्याल से आगा खान के साथ भी एसोसिएटेड है। ऐसे ही मुफ्ती साहब अभी भी एसोसिएटेड है आगा खान के साथ? आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। माइक म्यूट हुआ हुआ है आपका। देखें, मैंने तो अलाउ किया था आपको। मैं 1 मिनट करता हूँ। ये जी। अब अनम्यूट हो गया। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। जी। बिल्कुल, जी, फ़िलहाल आगा खान के साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ। उनका जो पीबीएस का जो सिस्टम है, पेशेंट बहबूद सोसाइटी इन्होंने बनाई है, जो कि मुस्तहक़ीन मरीज़ों के लिए काम कर रही है, तो उसके साथ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बहुत सारे इदारे हैं माशाल्लाह उनकी तादाद यानी ख़ाला 100 100 प्लस तो होगी जिनके साथ मुफ्ती साहब जुड़े रहे हैं। तो मुफ्ती साहब का कॉर्पोरेट साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनली मुफ्ती साहब कॉन्फ्रेंसेस में ट्रैवल करते रहते हैं, एज़ अ स्पीकर जाते रहते हैं। तो माशाल्लाह सब उनसे फ़ायदा उठाते रहते हैं। ये सेशन हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको हम दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। हम कोशिश ये करेंगे शुरू में कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं, फिर जो ऑडियंस है उसके सवाल हम ज़्यादा ले लेंगे। तो अम, पहला सवाल कॉमन सवाल मुफ्ती साहब थोड़ा-सा निसाब पे आप बात कर लें, थोड़ी-सा अपना तारुफ भी करा दें और थोड़ा-सा निसाब के ऊपर पहला सवाल तो ले लेते हैं इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया। असर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये इम्पोर्टेंट सेशन अरेंज किया और रमज़ान के महीने से पहले ही लोग जो है ज़कात की कैलकुलेशन, उसको सीखना और उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। फिर रमज़ान में डिस्ट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान में हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि चैरिटी में हमारा जो नंबर है, वो बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, लोग बहुत ज़्यादा ज़कात भी निकालते हैं, सदक़ात भी निकालते हैं।
तो मेरा तारुफ तो आपने करा ही दिया। इब्राहिम ईसा मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक जामिया दारुल उलूम कराची से है, और वहाँ के दारुल इफ्ता का मैं मेंबर हूँ 2006 से। और इस्लामिक फाइनेंस के अंदर भी काम कर रहा हूँ। फिलहाल जो है यूबीएल बैंक के शरिया बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। ईएफयू लाइफ, ईएफयू जर्नल, उनकी जो तकाफुल है उसको भी मैं देख रहा हूँ। इंटरनेशनली भी काफ़ी मुल्कों में इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से काम करने का मौका मिल रहा है। और एक बहुत अहम चीज़ जो हमारे मुल्क में हो रही है वो ये है कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स ग्रुप्स वो कन्वर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक शरिया कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हम एडवाइस करते हैं। तो पहला जो सवाल है आपने निसाब के मुतालिक पूछा है, बहुत अहम सवाल है। तो और ये लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं कि निसाब क्या होता है, ज़कात किस माल पे वाजिब होती है और उसका निसाब क्या है। तो निसाब जो है वो दो तरीकों से बयान किया जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी ज़रा वजाहत आ जाए कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़कात का निसाब 7.5 तोला सोना है, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़कात का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी है। अगर दोनों की मालियत में देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 7.5 तोला सोना वो बहुत बड़ी मालियत का है, और 52.5 तोला चांदी उसकी मालियत काफ़ी कम है, शायद 1.5 लाख या 2 लाख होगी। जबकि 7.5 तोला सोने की वैल्यू जो है आई थिंक मोर देन 1 मिलियन तो होगी होगी। तो दोनों के निसाब में बहुत फ़र्क है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक 7.5 तोला सोना नहीं हुआ मेरे पास या उसकी मालियत नहीं हुई तो ज़कात नहीं होगी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हर हाल में ज़कात का निसाब 52.5 तोला चांदी है। ऐसा नहीं है। नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो ज़कात का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी ही है, क्योंकि असल जो निसाब है वो जो बयान किया गया है अहादीस में वो चांदी के हिसाब से बयान किया गया है। और चांदी का निसाब जो है वो उस वक्त एप्लीकेबल होता है जबकि एक शख्स के पास चांदी भी हो, सोना भी हो, पैसे भी हों, माल तिजारत भी हो। आम तौर पे आजकल लोगों के पास सिर्फ सोना नहीं होता, बल्कि सोने के साथ कुछ पैसे भी होते हैं, कुछ चांदी भी होती है, कुछ कैश भी होता है, कुछ करेंसी भी होती है। तो इस सूरत में 52.5 तोला चांदी ये निसाब है, और उसकी जो भी मालियत हो, मालियत बदलती रहती है। 7.5 तोला सोना जो कहा जाता है कि निसाब है वो सिर्फ एक सूरत में है, और वो सूरत ये है कि एक शख्स की मिल्कियत में सिर्फ सोना हो, ना उसके पास कैश हो, ना उसके पास चांदी हो, ना उसके पास माल तिजारत जो ट्रेडेबल एसेट्स होते हैं वो ना हो। ये चार चीज़ें ज़कात की अशिया में से शामिल हैं: सोना, चांदी, पैसे और माल तिजारत। अगर किसी की मिल्कियत में सिर्फ सोना है और वो 7.5 तोला सोने से कम है, ना चांदी है उसके पास, ना पैसे हैं, ना माल तिजारत है, तो ऐसी सूरत में निसाब 7.5 तोला सोना है। लेकिन अगर किसी के पास सोना भी है, कुछ पैसे भी हैं, अब वो 7.5 तोला सोने के इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर 7.5 तोला सोना निसाब नहीं है। इस सूरत में 52.5 तोला चांदी को निसाब कंसीडर किया जाता है, और 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर सोना, चांदी, पैसे वगैरह अगर हैं तो उस पर ज़कात देनी होगी। तो ये निसाब के बारे में मुख्तसर इसका तारुफ है। ये बात तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है, दो तीन चीजें मिलके भी अगर हो तो भी हो जाते जी बिल्कुल, दो तीन चीज़ें मिलकर हों तो फिर निसाब जो होता है वो 52.5 तोला चांदी होता है। अगर सिर्फ सोना हो, सिर्फ सोना, ना चांदी है, ना पैसे हैं, ना माल तिजारत है, एक आदमी की मिल्कियत में सिर्फ सोना है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी मिल्कियत में कोई पैसे नहीं होते और सोना जो होता है वो होता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात 7.5 तोला सोने से कम होता है। तो इस ख़ास सूरत में निसाब 7.5 तोला सोना है, लेकिन आम हालात में निसाब 7.5 तोला सोना नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। और कुछ नहीं तो किराए के तो होते ही हैं, खाने के तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। तो इसलिए जो है वो आम तौर पे जो कंसीडर करना चाहिए निसाब को, वो 52.5 तोला चांदी की मालियत को कंसीडर करना चाहिए। हैं। बात ये तो आपने बता दिया। अच्छा, अब इसमें इसकी कैलकुलेशन में मुफ्ती साहब एक सवाल ये था कि जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं इस अमाउंट को, तो उसमें रिसीवेबल को भी ऐड करेंगे और पेएबल को माइनस कर देंगे। इस पे थोड़ी बात कर लें। जी देखें, जो कैलकुलेशन होती है ना, तो उसके अंदर चार चीज़ों को एसेट्स के एसेट साइड के ऊपर जो एसेट्स आएंगे वो चार किस्म के एसेट्स आएंगे। नंबर वन सोना आएगा, नंबर टू चांदी आएगी, जो भी उसकी आपके पास उसकी मार्केट वैल्यू है वो आएगी। नंबर थ्री पे आएगा कैश या कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास पाकिस्तानी रुपीस तो है, वो भी कैश है, लेकिन अगर आपके पास डॉलर्स हैं
पाउंड है, कोई और करेंसी है किसी और मुल्क की, तो वो भी कैश इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से रिसीवेबल्स, जो कि आपको पैसे मिलने हैं, आपने कोई माल बेचा था उधार में, और बहुत सारे ताजिर ये काम करते हैं कि माल उधार पर बेचते हैं। गाड़ी वाले हैं, मिसाल के तौर पे उधार पे गाड़ी बेच दी, तो जो आपका रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल ये कैश इक्विवेलेंट है, तो वो एसेट साइड पे आएगा। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, मसलन आपने किसी इस्लामिक बैंक के आपने वो टीडीआर परचेज किए हुए हैं, या आपने कोई और जगह पर आपने कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो भी उसमें आएगी। तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज है जो कि ट्रेडेबल एसेट्स है, माल तिजारत। कि आपने कोई माल खरीदा है बेचने के लिए, मसलन आपने शेयर्स खरीदे हैं बेचने के लिए, आपने जो है वो गाड़ी खरीदी है बेचने के लिए, आपने प्लॉट खरीदा है बेचने के लिए, या आपकी कोई दुकान है जिसमें आप, जनरल स्टोर है जिसमें आप एसेट्स बेचते हैं, मेडिकल स्टोर है आप दवाइयाँ बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे और माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ जो माइनस होती हैं वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो ड्यू हो चुकी हों और 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी हो। हर किस्म की लाइबिलिटी माइनस नहीं होती है, बल्कि वो लाइबिलिटी माइनस होती है टोटल ज़कातेबल एसेट से, जो कि 1 साल के अंदर अंदर जिसकी किस्तें आपने अदा करनी है। 1 साल से ऊपर अगर कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो वो माइनस नहीं करनी चाहिए। तो ये उसूल है कि एसेट साइड पे आएगी 4 चीजें: सोना, चांदी, पैसे यानी कैश या कैश इक्विवेलेंट, और चौथी चीज है जो कि माल तिजारत है, और माइनस होगा लाइबिलिटीज। तो जितनी नेट वर्थ बनेगी तो वो जकातेबल नेट वर्थ, नेट एसेट शुमार होंगे, और उसके ऊपर 2.5% जकात देनी होगी। आप इस पे कोई आप लोगों को कोई ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई एक्सेल शीट बनी हुई है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन किसी के लिए भी आसान हो जाए? ऐसा कुछ है जो हम जी सबसे शेयर बिल्कुल, करें? हमारे दारुल उलूम से एक फतवा जारी हुआ है इस बात के ऊपर, और उस फतवे के अंदर पूरी कैलकुलेशन दी हुई है, जिसमें सोना, जिसमें ये सारी चीजें, कैश इक्विवेलेंट खास तौर पे, और जो ट्रेडेबल एसेट्स होते हैं, ये दो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। क्योंकि सोना और चांदी तो ये सिंपल है, लेकिन क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि कैश में आती हैं, क्या कैश इक्विवेलेंट में आती हैं, तो और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रेडेबल एसेट्स में आती हैं, और उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो ये दो चीज़ों की वजाहत के लिए हमने एक दारुल से एक फतवा भी जारी हुआ है, और वो हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे आपको, तो फिर आप सबको भेज दीजिएगा। तो उसमें सारी कैलकुलेशन दी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें आपने माइनस करनी है, कौन सी चीज़ें माइनस नहीं करनी है, और उसकी एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन या सैंपल फॉर्मेट कैलकुलेशन दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पेबल पे थोड़ा-सा मुझे बताइए कि जो आप फरमा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पेबल आप नहीं डिडक्ट करेंगे। 1 साल के अंदर जो आपने पेबल है वो आप करेंगे। इसमें थोड़ी-सी बात और कर लें। जी, मैं बता देता हूँ। असल में बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि जो पेएबल होता है एक आदमी के ऊपर, उसने लोन लिया है या उसने कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ली है, या ये है कि उसने कोई फ्लैट बुक कराया है, उसकी पेमेंट्स हैं जो कि उसने अदा करनी है, या कोई और एसेट परचेज़ किया है जिसको उसने लॉन्ग टर्म एसेट है जो कि उसने परचेज़ किया है और अदा करना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टोटल इंस्टॉलमेंट्स माइनस होंगी, या ये है कि 1 साल की इंस्टॉलमेंट माइनस होंगी। तो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन के बाद इस वक़्त जो है वो ये फ़तवा हम देते हैं कि चूँकि ज़कात का हिसाब सालाना होता है, लिहाज़ा 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो माइनस होंगी। और ये है उस लोन के बारे में या उस लायबिलिटी के बारे में जो कि सेल परचेज़ के अगेंस्ट में आई हो। आपने कोई चीज़ परचेज़ की, या आपने कोई लोन लिया है, आपने आपने वो लोन पे करना है, या आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, आपने कोई फ्लैट बुक कराया है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो वो 1 साल की लायबिलिटी उसकी माइनस होती है, क्योंकि आजकल ऐसी भी इंस्टॉलमेंट के सिनेरियोज़ हैं कि जिसके अंदर कई-कई साल की इंस्टॉलमेंट होती हैं। तो इसलिए हर लायबिलिटी माइनस नहीं होगी, सिर्फ़ वही लायबिलिटी माइनस होगी जो 1 साल में पे करनी है। अलबत्ता यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, और वो ये है कि इस्लामिक बैंकों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि ख़ास तौर पे कंज़्यूमर के होते हैं, मैं कंज़्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, वो आम तौर पे इजारा या डिमिनिशिंग मुशारका के होते हैं। इजारा या डिमिनिशिंग मुशारका ये कोई लोन नहीं है, कोई ये डेट नहीं है, बल्कि ये इजारा है और मुशारका है। और मुशारका
और जो रेंटल के जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो लोन नहीं होती शरई तौर पर, लिहाजा वो माइनस नहीं होंगी। हाँ, अगर मौजूदा महीने की कोई किस्त वाजिब अदा हो गई है, अगर किसी ने कार फाइनेंसिंग ली हुई है किसी इस्लामिक बैंक से, या हाउस फाइनेंसिंग ली हुई है किसी इस्लामिक बैंक से, तो मौजूदा इंस्टॉलमेंट जो एक महीने की जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है बस वही माइनस होगी। आगे वाली एक साल वाला रूल वहां अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो लोन नहीं है शरई एतबार से। अच्छा, माशाल्लाह। ये मसला आता है जब हम, ये तो आपने बताया पहले निसाब पे बात हो गई, फिर उसमें हमने रिसीवेबल और पेबल पे बात हो गई। अब मैंने, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एक हमारे मारूफ एक बात है कि साल गुजरा हुआ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा पहले रमजान को मैं देता हूँ, और फॉर एग्जांपल कोई मुझे, मेरे पास पेमेंट मुझे रिसीव हुई है, या कोई मेरे एसेट्स में जो इंक्रीमेंट आया है वो शाबान में आया है फॉर एग्जांपल, तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये तो मेरे पास एक महीना गुजरा हुआ है, इसको तो गुजरे हुए मुझे 15 दिन हुए हैं। तो इस पे जो है ना, वो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साल गुजरा हुआ होने का क्या मतलब है, या साल का जी, क्या मतलब। बहुत ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, और लोग ये समझते हैं कि हर हर माल के ऊपर साल गुजरना शर्त है, जबकि ऐसा नहीं है। साल गुजरने का मतलब यह है कि अगर आप हर साल पहली रमजान को ज़कात की कैलकुलेशन करते हैं, तो आप अगली रमजान को ज़कात की कैलकुलेशन करेंगे। ये मतलब नहीं है साल गुजरने का कि जो भी माल आपके पास आएगा हर हर माल पे साल गुजरेगा तो आप ज़कात देंगे। जैसे आप ही आपने मिसाल दी कि शाबान के महीने में अगर किसी के पास कोई माल आ गया, पैसे आ गए, कोई 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 माल तिजारत आ गया, या कोई सोना चांदी आ गया, किसी की शादी हुई, उसको उसको गिफ्ट मिल गए, उसको सोना मिल गया, तो अब जाहिर है कि वो शाबान में हुई, तो रमजान के अंदर उस माल पे साल नहीं गुजरा, तो क्या उस पे जक़ात होगी या नहीं होगी? तो जवाब ये है कि जक़ात होगी। हर हर माल पे साल गुजरना शर्त नहीं है, क्योंकि इंसान का माल जो है वो कम होता है, ज्यादा होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है। तो पूरे साल यूं चलता है, यूं यूं चल रहा होता है, और किसी का यूं जा रहा होता है, ऊपर ही जा रहा होता है, और किसी का नीचे भी आ जाता है कभी कभी, तो ऊंच नीच तो चलती रहती है। इस ऊंच नीच का शरीयत में पूरे साल के अंदर जो है उसका कोई एतबार नहीं है, बल्कि आप जक़ात की जो डेट है, मसलन पहली रमजान है, 25 रमजान है, 12 रमजान है, या कोई और डेट आपने रखी हुई है जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं, तो उस डेट में आप देखेंगे कि आपके पास कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने पैसे हैं, कितना माल तिजारत है, चाहे वो एक दिन पहले आया हो, चाहे वो एक साल पहले आया हो, चाहे वो 10 साल पहले आया हो, उस दिन आप देखेंगे कि उसकी मालियत कितनी है, और उसके ऊपर आप जक़ात देंगे। बस बात किसी को, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज पाते गए, उस पर अक्सर बात बहस हो रही थी कि भाई ये तो ऐसा नहीं होगा, तो डेट मुकर्रर कर लें। पहला काम ये, इस पे भी थोड़ी बात हो जाए कि वो, अगर किसी की डेट श्योर नहीं थी, तो नया नया, तो वो उसको कैसे डेट मुकर्रर करने का भी कोई तरीकेकार होगा ना, फॉर समबडी हु इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसके लिए क्या होगा। जी, ज़कात की डेट मुकर्रर करना ये ज़रूरी है। जिस हम्म। तरह ज़कात की कैलकुलेशन की जाती है, इसी तरीके से उसका पार्ट है कि ज़कात की कोई डेट होनी चाहिए। कैलकुलेशन डेट, नॉट पेमेंट डेट। पेमेंट तो आप पूरे साल में कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन डेट कोई ना कोई हर एक की होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए। अच्छा, वो डेट क्या हो? तो डेट का उसूल ये है कि वो तारीख हो जिसमें आप सबसे पहले साहिब निसाब बने। मसलन एक शख्स की जॉब हुई और उसको सैलरी मिली, और वो पहली बार उसको इतने पैसे मिले कि जो निसाब के बराबर थे, या उसकी शादी हुई और उसको सोना चांदी पैसे वगैरह कुछ मिल गए, और वो निसाब तक पहुंच गया, तो जो उसकी तारीख जिसमें वो सबसे पहले मालदार बना था, साहिब निसाब बना था, वो उसकी ज़कात की तारीख है। अगर वो तारीख उसको याद है, तो उस तारीख में हर साल उसको ज़कात की कैलकुलेशन करनी होगी। वो तारीख कमरी तारीख होनी चाहिए, शमसी नहीं। तो कमरी तारीख होनी चाहिए। मसलन अगर एक शख्स की शादी हुई जी जनाब, पहली शव्वाल को हुई, तो उसकी जो और उसी दिन उसको पैसे मिले हैं, इससे पहले कभी नहीं मिले। इतने पैसे नहीं थे कि वो निसाब के बराबर था, तो अब उसकी जो ज़कात की तारीख हुई वो पहली शव्वाल हो गई। अब वो ज़कात की तारीख पहली रमज़ान नहीं रख सकता, या रमज़ान की कोई तारीख नहीं रख सकता, उसको पहली शव्वाल को ही ज़कात की तारीख रखनी होगी, और हर पहली शव्वाल को वो कैलकुलेट करेगा कि उसके पास कितना माल है। लेकिन अब आम तौर पे लोगों को याद नहीं होता कि मेरे पास सबसे पहले माल कब आया था, और कौन सी तारीख थी कि जिसमें निसाब तक मैं पहुंचा था।
अगर याद नहीं है तो फिर अपनी सहूलत से आप कोई तारीख मुकर्रर कर लें, चाहे वो रमज़ान की कर लें, चाहे वो कोई और महीने की कर लें, लेकिन जो तारीख आप मुकर्रर करें बस उसको आप नोट कर लें और हर साल उसी तारीख में आप कैलकुलेट करें। ये ना हो कि कभी आप जनाब रमज़ान में कैलकुलेट कर रहे हैं, कभी आपको रमज़ान में वक्त नहीं मिला तो आपने शाबान में कर ली, कभी आपको वक्त नहीं मिला तो आपने शवाल में कर ली, ऐसा नहीं। बल्कि महीना भी फिक्स होना चाहिए और महीने की तारीख भी मुकर्रर होनी चाहिए। तो उस तारीख में आप कैलकुलेट करें, और जब एक बार तारीख मुकर्रर, फिर वो चेंज नहीं होती है, जो मुकर्रर हो गई बस वो वही रहेगी। आप उसी दिन देखेंगे कि आपके पास कितना माल है, आप उसी दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, चाहे जो माल आया है वो एक दिन पहले आया हो या एक साल पहले आया हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब हमने कैलकुलेट भी कर लिए और हमने इसमें सारी उसको उसका ख़्याल भी कर लिया और हमने दिन भी निकाल लिया। अब पेमेंट पे बात आ जाए कि पेमेंट्स करने पे ज़कात की अदायगी किस-किस को की जा सकती है, किसको नहीं की जा सकती और उसकी क्या एहतियात हैं? इस पे थोड़ी-सी बात कर लें। जी, अब सवाल ये है कि मुस्तहिक की ज़कात कौन होता है? तो मुस्तहिक की ज़कात वो शख्स होता है जो मुसलमान हो, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो सैयद ना हो, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है कि उसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी ना हो, या 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर सोना, पैसे और माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान ना हो। मसलन अगर आज की तारीख में 52.5 तोला चांदी की मालियत 2 लाख रुपए बनती है, और उसकी मिल्कियत में जो सोना है, चांदी है, पैसे हैं, माल तिजारत है और ज़रूरत से ज़ायद सामान वो 2 लाख से कम है, तो वो मुस्तहिक की ज़कात है, उसे आप ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, ज़कात की मुस्तहिक की ज़कात होने की कैलकुलेशन करने के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पास घर है या नहीं है। अगर घर में रहता है, उसकी मिल्कियत में है, तो वो कैलकुलेशन में शुमार नहीं होता। इसी तरीके से अगर उसके पास कपड़े हैं, वो भी शुमार नहीं होते। उसके पास फर्नीचर है, उसके पास सवारी है, उसके पास जो है वो गाड़ी है, तो इसका कोई एतबार नहीं है। उसके घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन वो फिर भी मुस्तहिक की ज़कात हो सकता है, क्योंकि मुस्तहिक की ज़कात होने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो 5 चीज़ों को हमने चेक करना है। नंबर 1 है सोना, नंबर 3 है चांदी, नंबर 2 है चांदी, नंबर 3 है कैश या कैश इक्विवेलेंट, नंबर 4 है माल तिजारत और नंबर 5 है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब होता है ऐसा सामान जो कि उसकी किसी ज़रूरत में ना आता हो। मसलन उसके घर में ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो साल भर में भी इस्तेमाल नहीं होते, या उसकी ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जो बेकार पड़ी हैं, ना वो रिहाइश के लिए हैं, ना वो किराए के लिए हैं, ना वो ज़राअत के लिए हैं, बल्कि ऐसे ही एक्स्ट्रा हैं। तो वो ज़रूरत से ज़ायद सामान हो गया। तो अगर ये 5 चीज़ें हैं, बाकी और चीज़ें, उसके घर में फर्नीचर है, उसके घर में कंप्यूटर है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास जनाब एसी है, उसके पास स्कूटर है, उसके पास गाड़ी है, उसका कोई एतबार नहीं है। ये 5 चीज़ें अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत से कम हो उसके पास, तो वो मुस्तहिक की ज़कात है और उसको आप ज़कात दे सकते हैं। और रिश्तेदारियों में थोड़ा-सा इस पे बात हो जाए, रिश्तेदारियों में किस-किस को दे सकते हैं? जी, रिश्तेदारों में ऐसा है कि आप यानी वालिद को, वालिदा को, दादा को, दादी को, जिनसे इंसान पैदा होता है ना ऊपर तक, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। और इसी तरीके से बेटे को, बेटी को, पोते को, पोती को, और नवासे को, नवासी को, जो उससे पैदा होते हैं, जिससे उसकी नस्ल चलती है, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरीके से मियाँ-बीवी एक-दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं, मसलन भाई है, बहन है, सास है, दामाद है, जनाब फूफा है, खालू है, खाला है, तो इन सब को अगर वो मुस्तहिक हों तो ज़कात दी जा सकती है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसमें बताने की शर्त तो नहीं है, ज़कात देने वाले को? जी, हाँ, बल्कि बेहतर है कि जब आप किसी को ज़कात दें उसको ना बताएँ कि आप जो है किसको कि आप इसको ज़कात दे रहे हैं। बल्कि आप उसको बिल्कुल। कह सकते हैं हदिया है ये गिफ्ट है, ये कर्ज़ है और ये रख लो, और आप देते हुए नियत करें कि ये ज़कात है। अच्छा, ज़कात के देने में मैं 2 चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ ये है कि ज़कात आप ज़ाहिर है कि मुस्तहिक को देंगे, और ज़कात देते हुए मालिक बनाना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप उसके ऊपर खर्च कर दें और वो ज़कात अदा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपने किसी को घर पे बुला के या कहीं बुलाकर आपने खाना खिला दिया उसको,
तो जब आपने किसी को खाना खिला दिया तो उससे ज़कात नहीं अदा होती, इसलिए अदा नहीं होती कि आपने उसको खाने का मालिक नहीं बनाया है, बल्कि आपने उसको सिर्फ खिलाया है और वो खा सकता है। वो अपने साथ ले जा नहीं सकता। अगर वो ले जा सकता हो खाना तो एक अलग बात है, लेकिन मालिक बनाना ज़रूरी है। दूसरी बात मालिक बनाने में ये है कि इस वक्त बहुत सारे इदारे हैं जो कि ज़कात वसूल करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो इदारे शरीयत के को फॉलो करते हैं, मुस्तहिकीन ज़कात पर ज़कात खर्च करते हैं और ज़कात को मालिक बनाकर देते हैं, उलमाए कराम की निगरानी लेते रहते हैं, तो ऐसे ही इदारों को ज़कात देना चाहिए। हर इस वक्त तो जनाब रमज़ान आता है तो हर इदारा निकल आता है और बहुत सारे जो चैरिटी के इदारे होते हैं वो निकल आते हैं और ज़कात कलेक्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो इदारों को ज़कात ना दें, दें ज़रूर, लेकिन आप इस बात की तहकीक करें कि क्या वो ज़कात को मसरफ़ पर पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे हैं। दूसरा ये है कि मालिक भी बना रहे हैं, इनके पास मालिक बनाने का क्या तरीक़ाकार मौजूद है और मुफ्तियान कराम से रहनुमाई लेते रहते हैं। अगर वो लेते हैं और शरई तरीके के मुताबिक खर्च करते हैं, आप ज़रूर ज़कात दें। लेकिन अगर उनके यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, तो ऐसे इदारों को ज़कात नहीं देनी चाहिए। फिर आप खुद बराह रास्त कुछ तकलीफ़ करके खुद जो है ना वो मुस्तहिक तलाश करके आप ज़कात दें। यानी कि ऐसा हो सकता है कोई इदारा हो जहाँ पे मुस्तहिकीन मौजूद हों, ये भी हो सकता है। मुस्तहिकीन उसके पास हों, यतीमों की कफ़ालत करते हों, गरीबों को खाना खिलाते हों, शादियाँ कराते हों, बहुत सारे मसारिफ़ उनके पास मौजूद हों, बट उनके पास ज़कात की डिसबर्समेंट का जो एक निज़ाम है, वो मौजूद ना हो, तो वो इस ये क्योंकि इसमें एहतियातें बहुत सारी हैं, तो ऐसा नहीं समझा जाए कि बस वो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी, हम उनको दे देंगे, वो किसी मुस्तहिक तक कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। अगर वो मालिक नहीं बना रहे, तो ये तो ज़कात अदा नहीं होगी। तो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि जिस इदारा हो, जो रफ़ाही इदारा हो, जो भी हो, कोई आपका किसी को आप ट्रस्ट करते हैं, तो उसके पास इतनी नॉलेज हो, इतना पर्सपेक्टिव हो कि वो उस चीज़ के बारे में पूरा इल्म रखता हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ यार, मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये मेरी ज़कात सही से अदा करवा देगा, तब तो ठीक है, वरना नहीं करे। वरना एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो इस तरह से कोई इनका मैकेनिज़्म नहीं है, तो आपकी ज़कात कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो इसलिए एहतियात करना चाहिए। हाँ, आप उनसे पूछ लें, उनका तरीक़ाकार अगर शरीयत के मुताबिक है, मालिक बनाने का सिस्टम मौजूद है, कोई जो है वो वैल्यूएशन जो करते हैं, वो मुस्तहिकीन को जो जाँच-पड़ताल करते हैं, उसका कोई मैकेनिज़्म मौजूद है, तो फिर ज़रूर उनको देना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, तो एहतियात करनी चाहिए ज़कात देने से। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा ये एक इस पे ये बात हो जाए कि ज़कात की कैलकुलेट भी कर लिया हमने, सोच भी लिया, उसमें हम जब पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के अंदर फौरी तौर पे करना, इंस्टॉलमेंट में करना, एडवांस पे करना, इस पे थोड़ी बात कर लें। जी, बिल्कुल ऐसा है कि ज़कात को अगर किसी के ऊपर वाजिबुल अदा हो जाए, तो साल के अंदर-अंदर उसके ज़िम्मे ये लाज़िम है कि वो साल के अंदर-अंदर ज़कात को खर्च कर दे और मुस्तहिकीन को दे दे। और साल के अंदर-अंदर 1 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर किसी की ज़कात की तारीख़ पहली रमज़ान है, तो अगली पहली रमज़ान से पहले-पहले जो ज़कात उसके ऊपर ड्यू हुई थी, जो उसने कैलकुलेट करी थी फर्स्ट रमज़ान को, तो अगली ज़कात की तारीख़ से पहले-पहले उसके ज़िम्मे ये लाज़िम है कि वो मुस्तहिकीन के ऊपर ज़कात को खर्च कर दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप रमज़ान में ही कर दें। बहुत से लोग समझते हैं कि रमज़ान में हम ज़कात को खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सवाब उसका ज़्यादा है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें गलती या गफ़लत हो जाती है कि गैर मुस्तहिक तक भी चीज़ें पहुँच जाती हैं जल्दबाज़ी में। तो जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो मुस्तहिक है या नहीं है और मसरफ़ है कि नहीं है। तो इसीलिए साल भर की इजाज़त तो शरीयत ने दी है, इसकी बड़ी हिकमतें हैं कि जनाब अगर आप सारी रमज़ान में ही ज़कात तक़सीम कर देंगे, तो ज़रूरतमंद, इलाज कराने वाले, मुस्तहिकीन और इस तरह की ज़रूरियात तो रमज़ान के बाद भी होती हैं। तो जैसे जो है वो बहुत सारे रिफ़ाई इदारे हमें बताते हैं कि शाबान में वो जो है वो समझ लीजिए कि वो इस तरह से उनका मामला हो जाता है कि अकाउंट खाली होते हैं, बल्कि माइनस में चल रहे होते हैं। क्यों? लोग ज़कात ही नहीं देते। क्योंकि रमज़ान जिसके पास भी जाओ कहते हैं रमज़ान में देंगे ज़कात। तो ज़रूरत जब हो, तो उस वक़्त ज़कात देना ये ज़्यादा बेहतर होता है। लिहाज़ा आप साल के अंदर ज़कात दे सकते हैं और इंस्टॉलमेंट की सूरत में भी दे सकते हैं, लेकिन साल के अंदर आप ज़कात दे दें। एडवांस भी दे सकते हैं, अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिबुल अदा हो गई, मसलन आपके पास आपकी पहली रमज़ान की ज़कात की तारीख़ है और शाबान में कोई बंदा आ गया और उसने कहा कि जी मुझे ज़रूरत है,
और आपको भी नजर आया कि वो मुस्तहिक है, तो आप शाबान में भी ज़कात दे सकते हैं, अगले साल की एडवांस ज़कात दे सकते हैं। लेकिन जब अगले साल आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपने एडवांस ज़कात दी है वो अपनी जो ज़कात की लायबिलिटी बनती है उसमें से आप माइनस कर देंगे। और 1 साल से ऊपर अगर मामला हो गया और आपने ज़कात अदा नहीं की है तो ये गुनाह है, ये सही नहीं है। फौरी तौर पर आपको कोशिश करके जल्द से जल्द जो है ना वो ज़कात अदा करनी चाहिए। क्योंकि जो ज़कात ना देने की वजह है, वो 1 साल के अंदर से 1 साल से ज़ायद हो जाने पे है। जायद हो जाने पे, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर 1 साल के अंदर अंदर जक़ात दे दी तो वो जो वईदे हैं वो उस पर लागू नहीं होती है। वईदे उसी वक्त लागू होती हैं जबकि साल पूरा हो जाए और जक़ात अदा ना करे और इसमें गफलत करे, तो सारी वईदें उसी के ऊपर हैं और इसलिए हमें इन वईदों से बचना चाहिए और साल के अंदर अंदर जक़ात दे देनी चाहिए। मेरे पास कोई बहुत बड़ी ज़रूरत आ गई, किसी को मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पड़ गई है और ज़कात का मुस्तहिक भी है। तो क्या मैं जो साल अभी नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल 2025 में बैठा हूँ या इस अभी जो रमज़ान आएगा इस पर मैं कैलकुलेट करूँगा। आगे 2-3 सालों की ज़कात में भी एडवांस में दे सकता हूँ? मिसाल के तौर पे मेरी जी अमूमन बनती है 3-4 लाख बनती है फॉर एग्जांपल। अगर मैं जो है ना मैं कोई ऐसी ज़रूरत आ गई, मैं देख रहा हूँ कि भाई इसको तो अभी 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे या देने चाहिए या कोई ऐसा तकाज़ा आ गया है, तो मैं आगे साल की दे सकता हूँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता माइनस कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अगले 5 साल की भी दे सकते हैं, 10 साल की भी दे सकते हैं और आप उसको आगे फिर आपकी ज़िम्मे जो भी ज़कात बनेगी कैलकुलेशन के मुताबिक वो उसमें से आप माइनस करते रहेंगे। तो एडवांस ज़कात दी, इसको कहते हैं एडवांस ज़कात। एडवांस ज़कात उस वक़्त दी जा सकती है जब इंसान के पास माल मौजूद हो निसाब के बराबर। तो आज की तारीख में अगर एक शख्स गरीब है, फ़कीर है, उसके पास है ही नहीं माल, तो एडवांस ज़कात नहीं दे सकता वो। अगर कोई मालदार है, साहिब निसाब है और उसको ज़कात देनी है आगे चल के, तो उसके जो माल आज मौजूद है उसकी एडवांस वो ज़कात दे सकता है, कई सालों की भी दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वो अब जो कारोबारी हज़रात हैं, एक तो पर्सनल हो गया सारा एसेट, पर्सनल लायबिलिटीज़, रिसीवेबल सारा कुछ हो गया। बिज़नेस की ज़कात कैसे अदा की जाती है? उसके अंदर क्या-क्या एहतियातें हैं? उसमें जो इन्वेंटरी है उसका क्या होता है? उसका थोड़े उस पे थोड़ी-सी बात कर लें। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है कि जो बिज़नेस की ज़कात होती है, तो इसको अगर हम देखें कि 2 किस्म की कंपनियाँ होती हैं, एक लिस्टेड कंपनी होती है और एक अनलिस्टेड कंपनी होती है या प्राइवेट लिमिटेड होती है या ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है। तो इंसान काम कर रहा होता है, तो पहले मैं ज़िक्र करता हूँ ऐसी कंपनियों का जो लिस्टेड नहीं है। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसका थोड़ा फ़ॉर्मूला अलग है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनियाँ नहीं हैं, जो अपना बिज़नेस है, किसी का सोल प्रोप्राइटरशिप है या तो बिज़नेस की ज़कात का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि उसूल तो यही है जो मैंने अभी बताया आपको, कि बिज़नेस के अंदर भी जो पैसे आपके पास कैश इन हैंड मौजूद हैं, बैंक बैलेंस मौजूद है, वो आपके ज़कात के एसेट्स में शुमार होंगे। आप जिस तरह अपनी बिज़नेस की बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप ज़कात की बैलेंस शीट बनाएँगे, लेकिन उसमें थोड़ा फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होगा कि आपने सिर्फ़ उन्हीं एसेट्स को लेना है जो कि कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, नंबर 1। आपने रिसीवेबल्स को लेना है क्योंकि वो भी आपके पैसे आने वाले हैं, वो भी कैश इक्विवेलेंट है। नंबर 3 ये है कि आपने ट्रेडेबल एसेट्स जो कि माल तिजारत है, काबिल ज़कात माल है, वो आपने लेना है। अच्छा, जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री चाहे वो फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर ज़कात होती है और ये माल तिजारत है क्योंकि ये आप बेच रहे हैं इसको। तो अब इस सूरत में इसकी मार्केट वैल्यू ली जाएगी। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है तो आपने हो सकता है कि 6 महीने पहले परचेज़ किया हो, उस वक़्त वैल्यू कुछ और हो, आज कुछ और है, तो आप आज की मार्केट वैल्यू लेंगे। इसी तरीके से आपके पास एक चीज़ तैयार हो चुकी है, फिनिश्ड गुड्स, लेकिन अगर आप उसकी कॉस्ट निकालते हैं, तो कॉस्ट तो अलग है, लेकिन आप मार्केट में उसको महँगे दामों में बेचेंगे। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है, आपने उसके ऊपर ज़कात देनी है। आप उसको ज़कातेबल एसेट में आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप करेंगे, कॉस्ट के हिसाब से आप नहीं शामिल करेंगे इसको। फिर साथ में ये है कि अगर आपने कोई करेंसी है ऐसी दूसरे मुल्कों की करेंसी है, आपने कहीं किसी बैंक में प्लेसमेंट की हुई है, आपने टीडीआर लिए हुए हैं, तो वो जो है जो भी इसकी वैल्यू है वो भी आप ज़कात में आप शामिल करेंगे। और जो लायबिलिटीज़ माइनस होती हैं, कंपनीज़ की जो लायबिलिटीज़ माइनस होती हैं, वो हर किस्म की लायबिलिटी माइनस नहीं होती है। बल्कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि लोन लेती हैं कन्वेंशनल बैंकों से। तो अगर वो लोन माइनस किया जाए बाज़ औक़ात वो कंपनी या उसके जो मालिकान हैं, वो सब खुद मुस्तहिक के ज़कात हो जाएँ।
इतने बड़े बड़े लोन भी उठाए हुए होते हैं। तो ऐसे लोन माइनस नहीं होते हैं। जो ट्रेड पर्पस के लिए जो लोन लिए जाते हैं वो उस वक्त माइनस होते हैं जबकि वो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लोन लिया गया हो कन्वेंशनल बैंक से। कन्वेंशनल बैंक से लोन लेना वैसे भी सूदी मामला ही, करना भी नहीं चाहिए, नाजायज है ये। लेकिन ये है कि अगर कोई कर लेता है और उसकी बैलेंस शीट में आ रहा है कि उसने लोन लिया है, तो लोन वो माइनस होगा जो कि ट्रेडेबल एसेट्स के लिए लिया गया हो। लेकिन अगर वो लिया गया हो मशीनरी के लिए, प्लांट के लिए, तो जो कि खुद ट्रेडेबल नहीं है, जिसके ऊपर ज़कात खुद नहीं होती है, तो वो लोन माइनस नहीं होता है। तो अच्छा, इसी तरीके से कंपनीज की जो लाइबिलिटीज होती हैं उसमें बाज़ औक़ात टैक्स भी होता है। तो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, अगर डेफर्ड टैक्स है तो वो लाइबिलिटी है। जो यूटिलिटीज हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ हैं जो कि ड्यू हो चुकी हैं, ग्रेजुइटी है जो कि ड्यू हो चुका है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ग्रेजुइटी। तो इस तरह की या मार्केट्स में पैसे देने हैं, आपने कोई माल परचेज किया था उधार के ऊपर और आपने मार्केट में पेमेंट करनी है, तो वो लाइबिलिटीज जो हैं वो माइनस होंगी। और माइनस होने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितनी नेट वर्थ बनती है। उस नेट वर्थ का 2.5% आपने जक़ात में अदा करना है। ये तो है बात उस कंपनी की जो कि बिजनेस करती है और ट्रेडिंग कंपनी हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आदमी की जो कंपनी होती है वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं होती, वो कंपनी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी होती है, सर्विस प्रोवाइडर होता है वो। मसलन अकाउंटेंट है, मसलन वो लॉयर है, एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, तो जो कि या टीचर है, सर्विसेज देते हैं ये लोग। तो सर्विसेज में थोड़ा-सा फ़र्क ये होता है कि उनके पास कोई इन्वेंटरी नहीं होती है। अच्छा, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो कि माल तिजारत हो। लिहाज़ा वहाँ पर जिन-जिन चीज़ों पे ज़कात होती है, वो होती है अगर उनके पास कैश मौजूद है, बैंक बैलेंस मौजूद है, उसके ऊपर ज़कात होगी। अगर सोना तो आम तौर पे कंपनियों में होता नहीं, पर्सनल में होता है, इसलिए सोने-चांदी का तो यहाँ सवाल पैदा नहीं होता। या ये है कि उनके पास कैश, बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट्स कहीं करी हों, तो उसपे ज़कात होती है। अच्छा, जो रिसीवेबल है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका जो रिसीवेबल्स होता है, वो ज़कात से exempt है। अगर आपने कोई माल बेचा किसी को उधार, ट्रेडिंग करा और उसका रिसीवेबल है, तो वो तो ज़कातेबल एसेट है। लेकिन अगर आपने किसी को सर्विस दी है, मसलन आपने किसी को टीचिंग की है, आपने किसी को अकाउंटिंग की सर्विस दी है, आपने किसी को लॉ की सर्विस दी है और उसने अभी तक आपकी इनवॉइस क्लियर नहीं की, तो जो रिसीवेबल है, वो ज़कातेबल एसेट में शामिल नहीं होगा, ये एग्ज़ेम्प्ट है इन द सर्विस बिज़नेस, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ये फ़र्क है उसमें। अच्छा, जहाँ तक और फिर लायबिलिटीज़ तो वही माइनस होती हैं जो कि नॉर्मल लायबिलिटीज़ हैं, मसलन तनख्वाहें हैं, मसलन बिजली का बिल है, मसलन रेंट है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो कंपनियाँ होती हैं, जिनके पास प्लांट होते हैं, मशीनें होते हैं, उन प्लांट और मशीनरी पे ज़कात नहीं है। इसी तरीके से इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पेयर्स, टूल वगैरह होते हैं, उस पे ज़कात नहीं होती है। तो ज़कात जो होती है, अगेन वही बात है कि माल तिजारत पे होती है या सोने पे होती है, चांदी पे होती है या कैश इक्विवेलेंट पे होती है। अब बात आ जाती है मैं सवालात भी देख रहा हूँ, तो इसमें किसी ने स्टॉक का सवाल भी सबसे पहले पूछा हुआ है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर्स लिस्टेड कंपनीज़ के होते हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो देखें, इसमें ये है कि अगर आपने शेयर्स परचेज़ किए हैं इसलिए कि आप कैपिटल गेन अर्न करेंगे, तो यानी गोया कि आपने बेचने के लिए शेयर्स खरीदे हैं, आपका मकसद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप उसकी मार्केट वैल्यू जो भी होगी ना, उस पे ज़कात देंगे। आप उसकी बैलेंस शीट लेके नहीं बैठेंगे कि जनाब उसकी बैलेंस शीट में कितना कैश है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने ट्रेडेबल एसेट्स हैं, ऐसा नहीं है। जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ में आप सिंपल ये देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में के अंदर उस कंपनी की शेयर की क्या मार्केट वैल्यू है। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं और उस कंपनी की एक शेयर की मार्केट वैल्यू ₹10 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ₹100 पे ज़कात देनी है। तो मार्केट वैल्यू आप देखेंगे अगर आपका मकसद कैपिटल गेन है। लेकिन अगर आपका मकसद कैपिटल गेन नहीं है, बल्कि आपका मकसद ये है कि आप डिविडेंड अर्न करेंगे, तो उसमें इस बात की गुंजाइश है कि आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें और कंपनी की बैलेंस शीट देखकर आप ये देखें कि उस कंपनी के पास ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं और नॉन ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं। अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि उसके पास ट्रेडेबल एसेट्स, इन्वेंट्री, कैश इक्विवेलेंट, वो अगर 50% है और जो दूसरे एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है, वो 50% हैं, तो इट मीन्स कि आप उस कंपनी की मार्केट वैल्यू के 50% पे ज़कात देंगे आप। लायबिलिटीज़ इसमें माइनस नहीं होती, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर्स की वैल्यू आ रही होती है, वो लायबिलिटी माइनस होने के बाद ही रिफ्लेक्ट हो रही होती है।
तो एस लिस्टेड कंपनीज के कैलकुलेशन में अगर आपने फॉर डिविडेंड पर्पस आपने शेयर परचेज किए हैं, तो आप जो है वो सिर्फ उसके एसेट्स पे जाएंगे, और एसेट्स में आप देखेंगे कि कितना ज़कातेबल है और कितना नॉन ज़कातेबल है। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन मुश्किल हो एक आम आदमी के लिए, इसकी कैलकुलेशन ज़रा मुश्किल ही होती है, कौन बैलेंस शीट पढ़ेगा और कौन, तो इसलिए बेहतर यही है, हम यही कहते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है इस पर ज़कात दे दी जाए। तो ये तफसील है थोड़ी सी इसके अंदर। यार ये तो काफ़ी सारी तफ़सील हो गई, तो ये तो इस पे आप क्या तजवीज़ देंगे? इस पे कोई बंदा, ये तो आम बंदे का तो ये काम नहीं है ना, तो इसमें क्या कैसे रहनुमाई ली जाए? कैसे क्या तरीक़ेकार आपने देखे हैं कि जो चाहते हैं हज़रात कि भई हमारी ज़कात सही से अदा हो, तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? कैसे वो उलमा किराम से राब्ता करते हैं? या क्या उनका एक उमूमी सवाल मैंने कर लिया कि क्योंकि ये तो बहुत तफ़सील है इसके अंदर ना, तो क्या क्या तजवीज़ होगी आपकी कि कैसे आदमी अपनी ज़कात को कैलकुलेशन करने में एहतियात से काम ले? जी, मेरी तजवीज़ ख़ास तौर पे पर्सनल ज़कात की कैलकुलेशन तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। लेकिन ये जो कंपनीज़ की या बिज़नेस की जो ज़कात की कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें एसेट्स अलग हैं, ज़कात के एसेट्स अलग हैं, लायबिलिटीज़ दोनों में फ़र्क है। तो लिहाज़ा बेहतर ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन जो भी आप करें, आप किसी मुफ्ती साहब को, जो कि थोड़ी-सी फाइनेंस की और अकाउंटिंग की समझ रखते हों, उनको ज़रूर दिखाएँ कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है या नहीं की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मुसलमानों की और कंपनियों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि जब ज़कात की अपनी कैलकुलेशन करती है, तो वो मुफ्तियान कराम से गाइडेंस लेते रहते हैं, एक फ़ॉर्मेट अप्रूव करा लेते हैं, फिर उसी फ़ॉर्मेट के ऊपर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मेरी राय यही होगी, क्योंकि इसमें डिटेल काफ़ी ज़्यादा है और मैंने तो बड़ी जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा बयान करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन है और हर आदमी इतना आसानी से समझ नहीं सकता। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप कैलकुलेशन तो इन्हीं उसूलों पे करें, लेकिन फिर किसी मुफ्ती साहब को जो कि इन चीज़ों को समझते हों, अकाउंटिंग की जिनकी नॉलेज हो और मुफ्ती भी हों, तो उनको आप ज़रूर रिव्यू कराएँ, ताकि आप कोई मिस्टेक कर रहे हों तो वो आपको रीचेक करके आपको बता देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, इस पे एक सवाल फिर मैं आखिरी में कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर इंशाअल्लाह उसको आगे ले लेते हैं। बस जितने लोगों के सवाल हैं उसको हम देख लेते हैं। एक सवाल, कॉमन सवाल हमने फेस किया है कि भाई वो ज़ेवर जो इस्तेमाल में है, उस पे ज़कात देने का क्या हुक्म है? यानी कि घर में है, ख़वातीन के पास है, पहनती रहती हैं, मुस्तकिल पहनी हुई होती हैं। उस पे एक बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें सुनने को मिली हैं, तो उस पे आप बता दें। जी, जो ज़ेवर इस्तेमाल के लिए हो या बेचने के लिए हो, उस पे ज़कात होती है। ज़ेवर बाय डिफ़ॉल्ट ज़कातेबल आइटम है, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए रखा हुआ हो। तो जो ख़वातीन ज़ेवर सोना, चांदी के ज़ेवर हैं, तो उस पे हर हाल में ज़कात होती है। सोने, चांदी के अलावा के जो ज़ेवरात होते हैं, उस पे नहीं है ज़कात। अगर चाहे वो डायमंड ही क्यों ना हो, डायमंड पे भी ज़कात नहीं है, अगर वो बेचने के लिए नहीं है। तो लेकिन सोना, चांदी तो हर हाल में उसके ऊपर ज़कात है। उसकी कैलकुलेशन करके ज़कात देनी चाहिए, ये तो लाज़िम है। सर चैट में कुछ सवाल आए हुए हैं। एक सवाल मैं आप इसको उसमें पढ़ लेता हूँ। जी, जी, जी। स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में कैसे कैलकुलेट होगी ज़कात, ये मैंने आपको बता दिया कि मार्केट वैल्यू पे होगी। अगर डिविडेंड के लिए लिया है तो मार्केट वैल्यू के अलावा भी आप फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करिए, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। एंड गोल्ड के पैसे कैलकुलेट होंगे, यस बिल्कुल, जो गोल्ड के पैसे हैं, जो मार्केट वैल्यू है गोल्ड की, वो ज़कातेबल एसेट है और उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है। I have invested in shares for dividend income and not for sale. Will they be treated as? यस, मैंने आपको उसकी तफसील बता दी कि उसकी ज़कात की कैलकुलेशन का क्या तरीका होगा। डिविडेंड कैसे जो शेयर डिविडेंड पर्पस के लिए हैं, तो उसकी मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। काइंडली लेट मी नो हाउ टू कैलकुलेट ज़कात ऑन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट स्कीम व्हिच आर लॉन्ग टर्म ओवर 20 ईयर्स हाउएवर नाउ हैव वैल्यू। अच्छा देखिए, जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं ना, तो वो 2 किस्म की होती हैं, एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस और दूसरी है तकाफुल की जो स्कीम्स होती हैं। फैमिली तकाफुल की स्कीम्स भी आजकल मार्केट में बहुत हैं। तो इंश्योरेंस, पहले तो ये है कि इंश्योरेंस नाजायज़ है। आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अगर आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है लाइफ इंश्योरेंस की, तो वो तो आपको ख़त्म करनी चाहिए और जितने पैसे आपने दिए हैं वो आप ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉफ़िट उसमें आ गया है तो आप उसको चैरिटी करते हैं बगैर सवाब की नीयत के। ये तो एक इंश्योरेंस का मैंने आपको मसला बताया। लेकिन ज़कात के बारे में ये है कि आपने अब तक अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस की नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं वो लाइफ इंश्योरेंस की होती हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर आपने पॉलिसी ली है और आपने अब तक जितने पैसे जमा कराए हैं प्रीमियम की मद में,
जितने पैसे जमा कराए हैं बस उस पर आपने ज़कात देनी है। मसलन आपने जो है वो 5 लाख जमा कराए हैं 5 साल के अंदर, तो 5 लाख पे आपने ज़कात देनी है। और चाहे कैश वैल्यू उसकी कितनी भी हो, कैश वैल्यू बाज़ औक़ात कम भी होती है, लेकिन आप ने चूँकि जो पैसे जितने दिए हैं उस पे ज़कात होगी। लेकिन तकाफुल की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर होता ये है कि आम तौर पे मार्केट में जो तकाफुल की जो पॉलिसियाँ हैं वो है यूनिट लिंक्ड पॉलिसी। तो उसका हुक्म ये है कि आपने जितने पैसे दिए हैं उस पे ज़कात नहीं है, बल्कि जो कैश वैल्यू है उस पे ज़कात होगी। कैश वैल्यू हो सकता है ज़्यादा हो, जितने पैसे आपने दिए हैं तकाफुल में। तकाफुल एक जायज़ तरीक़ाकार है, तो लिहाज़ा उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी शरिया कंप्लायंट होती है। तो कैश वैल्यू आप मालूम करें तकाफुल कंपनी से कि आपकी कैश वैल्यू कितनी बन गई है, तो उस कैश वैल्यू पे आपने ज़कात देनी होगी, चाहे वो जमा कराई गई रकम से ज़्यादा हो या कम हो। म्यूचुअल फंड्स में अगला भी यही सवाल। होता है? जी? म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसकी जो मैंने जमा कराई हुई रकम है वो, या उस वक़्त जो उसकी वैल्यू स्टैंड ऑफ कर रही है वो होगी? उसमें भी यही है कि जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है, एनएवी, जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है उस पे ज़कात देनी होगी। ठीक आपने है। जो पैसे जमा कराए हैं हो सकता है वो कम हो, और जो नेट एसेट वैल्यू है वो ज़्यादा हो। तो जो नेट एसेट वैल्यू है उस पे ज़कात देनी होगी, अगर आपने इस्लामिक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अगर सूदी म्यूचुअल फंड है, तो उसमें तो जितने पैसे आपने दिए हैं उस पे ज़कात देनी होगी, इससे ज़्यादा पे नहीं। उससे ज़्यादा तो सदका करना होता है बगैर सवाब की नीयत के, अगर उसमें नफ़ा आया हुआ है तो। The zakat that is deducted on dividends, is it tax deductible, tax credit in income tax return? देखें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, अगर आप किसी ऐसे इदारे को जमा कराते हैं जो कि रजिस्टर्ड है विद एफबीआर, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो आप ले सकते हैं ज़कात अदा करके, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस सवाल से मैं तो यही समझा हूँ असफर भाई, आप इस ये जो सवाल है दी ज़कात दैट इज़ डिडक्टेड ऑन डिविडेंड्स, तो ये यही यही मतलब है इसका, या कुछ और मतलब है? नहीं, नहीं, ज़कात डिविडेंड पे कोई ज़कात डिडक्ट करके इदारा तो कोई डिडक्ट करता नहीं है ना? जी, वो मतलब ऐसा इदारा होता है कि जब हाँ, डिविडेंड अनाउंस कर रहा है तो वो ज़कात डिडक्ट करके अनाउंस करता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। नहीं होता है। वो इस तरह होता है कि अगर आपने डिक्लेरेशन जमा कराई है, ज़कात डिक्लेरेशन जमा कराई हुई है, तो फिर आपकी ज़कात काट के वो नहीं देगा, पूरे पैसे दे देगा, ओके। जो डिविडेंड के पैसे हैं। लेकिन अगर आपने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है ये सही ना हो, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये है कि अगर आपने ज़कात की डिक्लेरेशन जमा नहीं कराई है, तो वो ज़कात काट के आपको देंगे। तो आम तौर पे लोग ज़कात की डिक्लेरेशन जमा करा देते हैं, बट अगेन ये ज़रा चेक करने वाली बात है कि ये इसमें डिविडेंड में ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। बहरहाल इसका इसको जो भी असल हकीकत हो, वो जो भी ये सवाल पूछ रहे हैं वो हमें बाद में इसके बारे में डिटेल बताकर हमें भेज दें। अच्छा, आगे आ रहा है कि इफ उशर इज पेड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डू वी हैव टू पे एनी अदर ज़कात और ऑन एग्रीकल्चर एसेट्स? तो ये मैंने उशर का भी ज़िक्र इसलिए नहीं करा कि हम सब शहरी हैं, और उशर का मामला आम तौर पे गाँव देहातों में होता है, लेकिन अच्छा है ये सवाल आ गया। तो उशर भी अदा करना होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपके पास ज़मीन है, आपने उसके ऊपर कोई काश्त की है, तो उसपे आपको ज़कात, यानी ज़कात उसकी उशर है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती हैं, जो कि आप परचेज़ नहीं करते हैं, बल्कि आप ज़राअत करके उगाते हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ़ उशर है। जो एग्रीकल्चर एसेट्स होते हैं, चाहे वो प्रोड्यूस्ड एसेट्स हों, या ये है कि इस्तेमाल करने के लिए, उस पे ज़कात नहीं होती अलग से। लेकिन अगर आपने सब्ज़ी, फल वगैरह खरीदा है बेचने के लिए, तो वो माल तिजारत है, आपने उगाया नहीं है, तो वो माल तिजारत है, उस पे ज़कात देनी होगी। कैन वी एडजस्ट ज़कात इन द टैक्स वी हैव ऑलरेडी पेड? यानी अगर आपके सवाल का ये मकसद है कि आपने जो टैक्स पे कर दिया उसको आप ज़कात में शुमार कर लें, ये तो नहीं हो सकता। टैक्स अलग लायबिलिटी है और ज़कात अलग लायबिलिटी है। ज़कात, टैक्स देने से ज़कात नहीं अदा होती है, और ज़कात देने से टैक्स अदा नहीं होगा। ठीक है? ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, और अगर आपके सवाल का यही मतलब है, अगर कोई और मतलब है तो उसकी भी फिर बाद में वज़ाहत कर दीजिएगा। मतलब उससे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि आप जब जो उनको ज़कात पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, और वो फिर ज़कात जो आपने उनको अदा की होती है, डोनेशन आपने उनको दिया होता है, तो वो फिर आपके टैक्स के जो टोटल अमाउंट बनता है उसमें से मना हो जाते हैं। ऐसा कुछ है? अच्छा, मुझे अ, आप सवालों के जवाब दीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए ज़रा जा रहा हूँ। मैं यस वापस आता प्लीज़। हूँ, आप ओके। कंटिन्यू कीजिए। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है कि ऐसे इदारे जो कि एफबीआर से या रजिस्टर्ड इदारे होते हैं, तो अगर आप उनको ज़कात दें, तो वो ज़कात देने की वजह से
आपको जो ज़कात जो टैक्सेबल लायबिलिटी होती है उसमें कमी हो जाती है, और जो जो ज़कात या डोनेशन आपने पे की है तो वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनती है, बल्कि उसमें से माइनस हो जाती है। तो वो जो बेनिफिट है वो लिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिरत का बेनिफिट तो अपनी जगह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने आपको दुनिया का बेनिफिट भी दिया है, आप ये कर सकते हैं, डोनेशन में ये चीज़ मौजूद है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। If Ramadan starts after 6 months of being Sahib Nisab, and if Ramadan starts after 6 months of being Sahib Nisab, and the person start giving zakat from Ramadan every year, shall he continue in Ramadan? तो देखें, इसमें ऐसा है कि अगर रमज़ान जो है ना वो 6 महीने बाद ही स्टार्ट हो गया, वो 6 महीने पहले साहिब निसाब बना था, और तो वो रमज़ान में जो ज़कात उसकी बाकी है वो दे सकता है, एडवांस भी दे सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फैमिली मेंबर ज़कात पॉसिबल, वाई नियर टू डू व्हाट नियर। अच्छा देखें, फैमिली मेंबर की आप ज़कात अदा कर सकते हैं, जो आपके मातहत हैं, उनसे तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उनको बता दें तो काफ़ी है। लेकिन अगर ऐसा, जैसे मसलन आपके बच्चे हैं, अगर उनके पास कोई माल है, वो बालिग हैं वो, तो आप उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। जैसे होता है कि शौहर अपनी बीवी की ज़कात आम तौर पे अदा कर देता है, तो वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे फैमिली मेंबर हो जो जिनकी आम तौर पे ज़कात अदा नहीं की जाती, अगर आप उनकी ज़कात भी हेल्प करना चाह रहे हैं उनकी, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें उनको बताना होगा, और नियत भी करनी होगी और बताना भी होगा। मतलब एक छोटी सी बात, अच्छा। अगर मैं ज़कात में दे रहा हूँ और जैसे एम्प्लॉइज़ हैं मेरे, तो मतलब देते हुए नियत का ठीक होना किस तरह से, कैसा ना हो कि आदमी ज़कात दे, उनको कुछ दे और फिर उससे कुछ एक्सपेक्ट करे, इसमें कुछ एहतियातें हैं? जैसे एम्प्लॉइज़ होते हैं जी बाज़-औक़ात। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि सैलरी ना बढ़ाएं और ज़कात देकर उससे काम चला लें। तो सैलरी होती है जनाब 25,000, 20,000, और जहन में ये होता है कि हम ज़कात दे देंगे और ज़कात तो हमने देनी है वैसे भी, तो लिहाजा हम जो है जो उसका जो खर्चा है वो ज़रा सा कंपनसेट हो जाएगा। ये बहुत गलत तरतीब है। और आप जो है वो, जब आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं और आप उसकी इतनी कम तनख्वाह रखते हैं कि जिससे कोई घर चल ही नहीं सकता, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी उसको। तो आप जो है वो ऐसी तनख्वाह क्यों रखते हैं? सवाल ये है कि ऐसी कम तनख्वाह रखते क्यों हैं? एक तो ये गलत है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा तनख्वाह रख देंगे तो उसकी आदत ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके माल में भी इज़ाफ़ा ना करे, क्योंकि आपकी भी आदत ख़राब हो जाएगी। हर साल जो हमारी जो बिज़नेस की ग्रोथ होती है ना, वो हमारी ना हुआ करे, क्योंकि हमारी भी आदत ख़राब हो जाएगी। तो एक तो ये है कि पहली बात, मुलाज़िमीन को पैसे उतने देने चाहिए कि जिसमें उनका गुज़ारा हो सकता हो और वो ज़कात माँगने पे मजबूर ना हो। लेकिन अगर आपने मुनासिब तनख्वाह तय करी है, फिर भी अगर वो आपको आपसे आकर ज़कात माँगता है, उसकी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, तो फिर आप उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन आप उसको ज़कात इंक्रीमेंट की नीयत से नहीं दे सकते। इस नीयत से नहीं दे सकते कि अगले साल तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। इस नीयत से नहीं दे सकते कि ये मेरी कोई खिदमत करेगा या मेरे पास लॉन्ग टर्म रहेगा। ये ऐसी कोई नीयत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने मेरी ज़कात कबूल की। अगर वो कबूल ना करे तो मैं अपना फ़र्ज़ कैसे अदा करूँगा? तो लिहाज़ा ये जज़्बा होना चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल है कि क्या सोना, ज्वेलरी जो इस्तेमाल में हैं, उस पर ज़कात देना लाज़िम है? लाज़िम है, जैसे मैंने बताया, अगर वो इन्वेस्टमेंट की नीयत से नहीं खरीदे गए हैं, तो भी लाज़िम है ज़कात देना। जैसे कार, गाड़ी और दीगर एसेट जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़कात नहीं देते। गाड़ी और कार वग़ैरह का मामला अलग है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़कातेबल एसेट नहीं है, लिहाज़ा गाड़ी को क़यास नहीं किया जा सकता सोने-चांदी के ऊपर। ये बात मैंने एक अरब स्कॉलर से सुनी है, फ़ारिस अल हम्मादी। देखें, हो सकता है कि वो किसी और मसलक में बल्कि है, लेकिन क्योंकि हम हनफी मसलक के मुताबिक आपको बता रहे हैं जवाब, तो और ज़्यादातर पाकिस्तान में वही फ़ॉलो किया जाता है। तो हनफी मसलक के अंदर ज़कात जो है वो सोने-चांदी पे हर हाल में होती है। ज़कात ऑन मशीन्स, जो मशीन इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, उस पे कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि वो काबिल इस्तेमाल मशीन। अगर आपने मशीनें बेचने के लिए ली हैं, तो उस पे ज़कात होगी। डिविडेंड पर पीएसएक्स भी ज़कात डिडक्ट करता है।
क्या वो हम अपने कैलकुलेशन में ले सकते हैं? यस, अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड पे ज़कात माइनस कर रहा है आपको, तो आप बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन में ले सकते हैं कि आपने इतनी ज़कात पे कर दी है। हाउ टू प्यूरिफाई डिविडेंड फ्रॉम अ नॉन केएमआई कंपनी? ये तो प्यूरिफिकेशन के मुतालिक सवाल है। तो असफर भाई, ये जवाब देना है या ये ज़कात से मुतालिक नहीं है? ये प्यूरिफिकेशन जो जो माल हराम होता है, तो नॉन केएमआई कंपनी की प्यूरिफिकेशन कैसे होगी? तो इसकी थोड़ी डिटेल है। मेरा ख्याल ये है कि आउट ऑफ टॉपिक है, इसलिए अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। प्लीज शेयर कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ मुफ्तीज, वी कैन शेयर ज़कात कैलकुलेशंस। मेरे पास तो असफर साहब का नंबर है। असफर साहब के मुफ्तियान अच्छा कराम से बहुत राब्ते हैं माशाल्लाह। तो मैं असफर साहब से, कोशिश असफर करूंगा। साहब आप इनको नंबर दे दीजिएगा अपना। अच्छा, मैं ये इस बात वाज़ेह कर दूं कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब का एक अपना इदारा भी है जो कि अलहम्द शरिया एडवाइजरी के नाम से है। और इनके साथ और भी मुफ्ती हजरात हैं जो कि मैं उनसे करवाता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं इन हजरात से अपना काम करवाता हूँ, चीज़ें पूछता हूँ, तो आप हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। और जो भी इनकी सर्विसेज होते हैं उसके बहुत रीज़नेबल से एक चार्जेस होते हैं, उनके वक्त के होते हैं, उनको ज़रूर देने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर लूँगा, 2-4 लोगों की लिस्ट कंपाइल कर लूँगा और आप हज़रात से शेयर कर लूँगा। ये इस सेशन का इस मकसद ये नहीं था कि यहाँ पे इस चीज़ की प्रमोशन हो, बट लोग पूछते हैं और ये पूछना भी चाहिए। तो आप हज़रात इनसे भी राब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ये डाल दूँगा इंशाल्लाह। ये एक और सवाल भी ये बात आई हुई है। चलें जी कैन वी आगे। टीच स्टूडेंट ऑन 100% ऑफ एंड ट्रीट इन अवर ज़कात? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाने से उसको कोई किसी चीज़ का आपने मालिक नहीं बनाया है, तो लिहाजा इससे ज़कात नहीं अदा होगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट को आप ज़कात के पैसे दे दें, वो अपनी फीस में जमा करा दे, ये हो सकता है। लेकिन आप बढ़ाकर आप समझेंगे बस इससे ज़कात अदा हो गई, ये नहीं होगा। गोल्ड रेट ऑफ 24 कैरेट और 24 कैरेट इफ वन डज नॉट नो ज़कात। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जानने वालों से पूछ लें। आजकल तो जनाब गूगल पे सब चीज़ें मौजूद हैं। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, इससे ऊपर की भी चीज़ें आ गई हैं। तो आपको मालूम आराम से हो सकता है, गोल्ड बाजार से भी मालूम हो सकता है। सिर्फ सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो ज़कात जो 22 कैरेट का रेट अलग होता है गोल्ड का और 24 कैरेट का अलग होता है। तो वो पूछने वाला ये पूछ रहा है मेरे ख्याल से कि वो ओके। जो कीमत लगनी है वो कौन-सी वाली लेनी है? 22 वाली जो कि हाँ उमूमी कीमत है वो लेनी है, हाँ 24 हाँ। वाली लेनी है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये बहुत वैलिड बात है कि देखें, अगर उसको नहीं पता तो वही बात है कि वो जाके किसी को दिखा दे कि इसके पास 24 कैरेट वाला सोना है या 22 कैरेट वाला सोना है। अगर कहीं जा नहीं सकता तो बुला ले किसी ज्वेलर को जो कि आके चेक कर ले और उसको बता दे। और अगर कोई दिखाना नहीं चाहता तो फिर एहतियात यही है कि 24 कैरेट के मुताबिक ज़कात दे दे। ज़कात ऑन इस्लामिक म्यूचुअल फंड बिल्कुल उसके ऊपर होगी, उसकी नेट एसेट वैल्यू पे होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर ज़कात और यानी कि जिस 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 तारीख को फॉर एग्जांपल मैं पहली रमज़ान को देता हूँ, तो उससे 1 दिन पहले जो मेरी नेट एसेट वैल्यू होती है, मैं मालूम कर लूँ और उसको अपने एसेट्स में डाल के उस पे मैं ज़कात निकालूँ, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एक दिन पहले नहीं, उसी दिन, यानी जो ज़कात की तारीख है ना, उसी दिन पूछना होगा कि ठीक। उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है। फॉर ज़कात ऑन कैश, इज इट नेसेसरी दैट इट शुड बी विथ अस बाय 1 ईयर मिनिमम? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी ज़कात की तारीख में जितना कैश है तो उस पर आपने ज़कात देनी है। आई कैलकुलेट ज़कात ऑन फर्स्ट रमज़ान, सो शुड आई कैलकुलेट ज़कात ऑन कैश एज ऑफ फर्स्ट रमज़ान रिगार्डेडस? यस, बिल्कुल ऐसा ही है कि चाहे 1 साल गुजरा हो ना गुजरा हो, आपने बहरहाल ज़कात देनी है। If someone has invested for shop in installment but shop has not been handed over and full payment is also pending, will be give zakat on installments? नहीं। आपने अगर कोई दुकान बुक कराई है और वो दुकान आपने बेचने के लिए ली है मिसाल के तौर पे, लेकिन अगर आपको अभी तक उसका कब्जा नहीं मिला है तो वो आपकी मिल्कियत में नहीं आई है। जब आपकी मिल्कियत में नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं देनी है। ये है बात उसकी, जो शॉप जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हो, आपने बुक कराया हो। लेकिन अगर कोई शॉप ऐसी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, रेडी है, आपने पेमेंट की है या नहीं की है, आपने अगर उस शॉप को परचेज कर लिया है और आपका मकसद है उसको बेचना, तो फिर आपने जब सौदा हो गया तो उसके बाद आपको ज़कात देनी होगी। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इस वक्त दो किस्म के प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। एक वो है जो कि फ्लैट या कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। अगर आपने फ्लैट बुक कराया, दुकान बुक कराई जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक आपको कब्जा नहीं मिला आपको ज़कात नहीं देनी। जब कब्जा मिल गया और आपका मकसद उसको बेचना है तो फिर ज़कात देनी है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है और वो रेडी प्रॉपर्टी है और आपने अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, लेकिन आपका मकसद उसको बेचना है,
मान लेते तिजारत है आपका, आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, उसकी फाइल मिल गई आपको, लेकिन जाहिर है इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आपको इसका कब्जा मिलेगा, इससे पहले कब्जा नहीं मिलेगा। तो आपको उस पर ज़कात देनी है चाहे कब्जा ना मिला हो। और आप क्या करेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू लगाएंगे और माइनस 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट आपने देनी है वो माइनस होगी। तो ये फार्मूला है जी। ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नो हो ना हो तो फिर डिडक्शन होती है जी, बिल्कुल ये वाली बात सही हो गई। If we give zakat to organization that is registered FBR and based on their receipt we can take tax rebate, yes allowed, ये allow, ये जायज है, ये कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और इसमें कोई सवाब में भी कमी नहीं होती है। बस शर्त ये है कि जिस इदारे को आप दे रहे हैं वो इदारा ज़कात को सही मसरफ में खर्च करता हो, उलमा की निगरानी करता हो। कैन यू टेक अ क्वेश्चन वॉइस? बिल्कुल ले सकते हैं आप, लेकिन पता नहीं असफर भाई, बल्कि ये तो असफर भाई बताएंगे कि आखिर में देखते हैं, आखिर में देखते हैं, अगर जो गुंजाइश अच्छा होती है तो देखते हैं। अच्छा, if I have sold a residential property received in inheritance and received two industrial plots in return instead of cash, market value fluctuates. Also, relatively large amount can zakat be delayed if applicable. तो इसमें ऐसा है कि अगर आपने जो इंडस्ट्रियल प्लॉट परचेज किया है, अगर आपने इस्तेमाल के लिए परचेज किया है, आप इंडस्ट्री लगाएंगे वहां पर, तो उस पर जकात तो नहीं है। अगर आपने वो प्लॉट परचेज किया है इसलिए कि आप उसको बेचेंगे, तो फिर इस पे जकात तो होगी। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप कैश किसी से कर्ज भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप जल्द से जल्द इसको बेचने की कोशिश करें और फिर जब पैसे मिल जाएं तो फिर आप उस पर जकात अदा करें। अगर किसी का घर इनहेरिटेंस में आया हो और वो घर अभी सेल ना हुआ है, तो जो इनहेरिटेंस के हिस्सेदार हैं क्या उन सबको जकात देनी पड़ेगी? देखें, जो घर होता है ना, विरासत में अगर घर मिला है आपको, तो घर तो माल तिजारत नहीं है, वो तो इस्तेमाल के लिए होता है। विरासत का जो घर है उस पर ज़कात नहीं होती है। लेकिन अगर विरासत में सोना है, चांदी है, पैसे हैं, तो फिर उस पर ज़कात होगी, चाहे वो ना मिला हो। अगर किसी किसी वारिस ने दबा लिया तो दूसरे वरसा को तो ज़कात नहीं देनी। लेकिन अगर सिर्फ तकसीम नहीं हुआ, रखा हुआ है एक के पास सोना चांदी पैसे, तो फिर उस पर ज़कात होगी। लेकिन घर के ऊपर ज़कात नहीं होती, क्योंकि वो घर तो इस्तेमाल के लिए होता है। नहीं, नहीं, साहब, अगर मेरे मिसाल के तौर पे मैं रह रहा हूँ, मेरे पास घर भी है, मगर कहीं से विरासत, मेरे वालिद साहब की विरासत का कोई घर था और उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद विरासत में जो मेरा हिस्सा है, वो अभी मुझे नहीं मिला है और ये घर भी नहीं बिका है, या अगर घर बिक भी गया है, मुझे नहीं मिला है, तो क्या मुझे उस अमाउंट पे ज़कात देनी, नहीं देनी? देखिए, अगर घर नहीं बिका है तो ज़कात नहीं देनी। लेकिन अगर घर बिक गया है और अमाउंट नहीं मिली आपको, तो फिर तो वो आपका रिसीवेबल है, उस पर ज़कात देनी होगी। देनी है ना उस पे फिर ज़कात आपने? अगर वो घर बिका है तो, अच्छा, अगर वो बिका है, पैसे आ गए हैं, लेकिन पैसे इस वारिस तक नहीं पहुंचे, ओके। ठीक है, दूसरे वरसा के पास है मसलन, और वो देने से मुमकिन नहीं है वो, तो फिर ज़कात देनी होगी कैश पे। लेकिन अगर वो घर की सूरत में मौजूद है, जैसे आमतौर पे होता है कि जनाब विरासत का घर जो है वो एक ऐसी निशानी है जनाब, कि उसको विरासत की तकसीम करने में बड़ी रुकावट हो गई आजकल, कि वो घर नहीं बेचते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग मामला है, लेकिन उस पर ज़कात नहीं है अगर वो घर की सूरत में विरासत अभी भी मौजूद है। If a property is purchased as an asset on installment, when should we give zakat on it? After all installments or when? देखें, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है और प्रॉपर्टी अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस पे तो जब आपको कब्जा मिल जाएगा उसके बाद जक़ात देनी है। और अगर वो प्रॉपर्टी रेडी है और वो प्रॉपर्टी की सिर्फ इंस्टॉलमेंट डी हो आपके ऊपर, तो उस पर जक़ात देनी है। लेकिन शर्त दोनों में यही है कि वो प्रॉपर्टी आपने माले तिजारत के तौर पर ली हो, आपने तिजारत बेचने के लिए ली हो। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, आपकी नीयत क्लियर नहीं है कि आप इसको बेचेंगे, उसको किराए पर देंगे, या उसको रहेंगे, या बच्चों को दे देंगे, आपकी कोई नीयत क्लियर नहीं है, तो फिर उसके ऊपर जक़ात नहीं है। सिर्फ उस प्रॉपर्टी पे जक़ात होती है जो बेचने के लिए ली गई हो। म्यूचुअल फंड क्या है? ये इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। तो जो है बाकी डिटेल जो है वो रेलिवेंट जगहों से आप मालूम कर सकते हैं। What is the zakat on dairy cows? For example, if I own 150 cows and sell milk daily to Angro, is zakat applicable on cows? नहीं। जो गाय है जो कि दूध देती है, दूध देने वाली गाय पे जक़ात नहीं है। हाँ, जो
आपने दूध बेचा है या दूध है, उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है। जो दूध निकलेगा और जो दूध आप बेचते हैं और जो उसके पैसे आते हैं, जो रिसीवेबल्स हैं, वो आपका माल तिजारत ही की तरह ही है, लिहाजा उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है। लेकिन जो जो गाय है ना, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो भैंस है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, अगर वो दूध के लिए रखी गई है। Is zakat applicable on pension fund during the employment of a person in a company even if he cannot withdraw any amount from the fund? That is yes, बिल्कुल। पेंशन फंड जो है उसके ऊपर जक़ात होती है, और पेंशन फंड आपकी मिल्कियत में है। ये एम्प्लॉयर की मिल्कियत में नहीं होती है, बल्कि वो एम्प्लॉय की मिल्कियत में होती है, लिहाजा पेंशन फंड पे आपने जक़ात देनी है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेंशन फंड हो जो कि एम्प्लॉयर ने अपने पास मेंटेन किया हुआ हो और एम्प्लॉय की कोई कंसेंट उसके ऊपर ना हो, और वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हैंड ओवर भी ना किया हो और उसकी कोई कंसेंट भी नहीं ली है, तो ऐसी कम ही होती हैं, ऐसी पेंशन स्कीम्स होती हैं ऐसी भी। तो फिर उस पे ज़कात नहीं है एम्प्लॉय की, क्योंकि उसके पास उसको ना मिली है ना उसके कंट्रोल में है। लेकिन आम तौर पे जो पेंशन फंड होते हैं, जिसको आम तौर पे लोग टैक्स रिबेट के लिए हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो वो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, और वो थ्रू और एम्प्लॉय जो है निकाल तो नहीं सकता उसको, क्योंकि वरना फिर टैक्स रिबेट खत्म हो जाएगा और वो आफ्टर रिटायरमेंट निकाल सकता है। लेकिन चूंकि वो मिल्कियत में उसी की है जो कि एम्प्लॉय है, उसको मिली थी, उसने पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो है उसी की, तो लिहाजा उसके ऊपर ज़कात होगी क्योंकि मिल्कियत उसकी बरकरार है। इसी तरह मुझसे और भी फंड्स होते हैं ना, प्रोविडेंट फंड है, सेसी है, ईओबीआई, उसमें भी पैसे कट कट के जा रहे होते हैं लोगों के। हाँ, ये अलग असल में हर फंड का हुक्म अलग अलग है। देखें, जो प्रोविडेंट फंड की आपने बात कही ना, तो ये अच्छा, ये सवाल आ गया, बहुत लोग पूछते हैं कि प्रोविडेंट फंड पे ज़कात उस वक्त होती है जबकि आपने प्रोविडेंट फंड की ज़कात की प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट करने की आपने किसी को अथॉरिटी दी हो। आमतौर पे ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्ट बना हुआ होता है कंपनीज के अंदर। तो अगर एम्प्लॉय से ये पूछा गया था कि ज्वाइनिंग के वक्त कि क्या आप ट्रस्टीज को इजाज़त देते हैं कि वो आपकी तरफ से रिसीव करें प्रोविडेंट फंड और इन्वेस्टमेंट करें, अगर इस तरह का कोई डिक्लेरेशन था, तो फिर तो ज़कात देनी होगी प्रोविडेंट फंड के ऊपर, जो कि उसका अपना डिडक्शन है और जो कंपनी कंट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद लोगों ने फिर जो प्रॉफिट आया, अगर वो हलाल प्रॉफिट है तो उस पर तो ज़कात देनी होगी। लेकिन अगर कंपनी ने अपने तौर पर ही इन्वेस्टमेंट की है, कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है, या ट्रस्ट बनाया है लेकिन एम्प्लॉय की कोई उसमें अमल दखल नहीं है, उसकी कोई कंसर्न नहीं ली गई है, तो फिर ज़कात नहीं है प्रोविडेंट फंड के ऊपर। तो ये दो अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है। कुछ कंपनियों में कंसेंट ली जाती है, ट्रस्ट होता है, कुछ कंपनियों में ट्रस्ट ही नहीं होता, कुछ कंपनियों में ट्रस्ट होता है लेकिन कंसेंट नहीं ली जाती है। तो हर एक कंपनी के हिसाब से ही हुक्म लगाया जाता है। जहाँ तक ईओबीआई का ताल्लुक है, तो ईओबीआई के अंदर अगर आदमी ने खुद इन्वेस्टमेंट नहीं की है, कंपनी ने करी है, तो उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय से पूछ के नहीं की जाती। और अगर एम्प्लॉय ने खुद करी है, क्योंकि ईओबीआई में एम्प्लॉय खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो फिर उसकी जितने जमा है उस पर ज़कात देनी होगी। किसी ट्रेडिंग बिजनेस में अगर माल में इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बेसिस पर की है, दो लोगों ने 50% ईच, तो माल की ज़कात 50% पेड इन्वेस्टमेंट पर होगी, सेकेंडली इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर होगी, एस्टिमेटेड फ्यूचर रेवेन्यू पर। देखें, इसमें यह है कि ज़कात जो होती है वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे नहीं होती है, बल्कि आपने जिस बिजनेस में पैसे लगाए हैं, अगर उसके अंदर वो बिजनेस ऐसा है जो कि माल तिजारत का है, तो उस पे फिर बिजनेस की ज़कात का फार्मूला लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि जो फार्मूला मैंने बताया था कि जी जनाब, उस बिजनेस के अंदर जो है कितने एसेट्स हैं, कितने ट्रेडेबल एसेट्स हैं, कितना कैश है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, हो सकता है कि वो जो ज़कात है वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज़्यादा बन जाए, हो सकता है वो कम बन जाए। तो इसको इस तरह देखना होगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि आप जितने पैसे आपने लगाए थे बस उसी पे आप ज़कात दे दें, या एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड फ्यूचर रेवेन्यू को आप शामिल कर लें, ये नहीं होगा। बल्कि ज़कात की बैलेंस शीट बनेगी उस कंपनी की, और उसके मुताबिक आपको अपना शेयर पे ज़कात देनी होगी। अच्छा जी, ये तो मैसेज बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो सवालात आ ही रहे हैं माशाल्लाह। इफ वी हैव अमाउंट विद अस फॉर हेयरशिप for sisters with their consent for investment per who will give zakat on the amount, the person who has custody or the person whom amount belongs to? जिसकी अमाउंट है उसके ऊपर zakat वाजिब है।
असल तो यही है कि जैसे बहन है, उसके पैसे आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो ज़कात तो बहन नहीं देनी है। लेकिन अगर आप हेल्प करना चाहें तो आप हेल्प कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसी में से हर साल आप ज़कात दे दिया करें, और बहन को बता दें कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मैं उसी में से ज़कात मैं खुद दे दिया करूंगा, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हो सकता है। If we have purchased a property by taking a loan, so should we give zakat on that property? अगर आपने वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए ली है तो वो तो जक़ात है उसके ऊपर, लेकिन आप लोन माइनस करेंगे, जो एक साल में आपने किस्तें अदा करनी है वो माइनस होंगी। मसलन अगर आपने प्रॉपर्टी लोन लेके आपने ली है, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए, तो और वो प्रॉपर्टी आपने बेचने के लिए ली है, तो 1 करोड़ रुपए की मालियत पे ज़कात देनी है। लेकिन जो अमाउंट आपने लोन में एक साल में पे करना है, मसलन आपने 10 लाख पे करने हैं, 15 लाख पे करने हैं, जो भी एक साल में आपने पे करना है, तो आपने वो माइनस करना होगा अपने ज़कातेबल एसेट्स में से। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने फाइनेंसिंग ली हुई है तो ना, तो चूंकि वो लोन नहीं है लिहाजा उस पर ज़कात नहीं है, ना प्रॉपर्टी पे ज़कात है, और ना ही जो इंस्टॉलमेंट आपने देनी है फ्यूचर के अंदर वो माइनस होंगी। और उसका इंस्टॉलमेंट वाजे नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, मैंने अपने भाई से 50 लाख रुपए का कर्जा लिया, और भाई ने कहा यार दे देना जब तुम्हें हो, तो अब मैं क्या करूंगा? हाँ, अच्छा, अगर ये कहा कि भाई जब कभी हो तो दे देना, तो उसका मतलब ये है कि पूरी ये फौरी तौर पर, यानी अगर हो आज हो तो आज दे देना, 6 महीने में हो तो 6 महीने में दे देना, एक साल में हो तो एक साल में दे देना, 10 साल में हो तो 10 साल में दे देना। तो ऐसा जो लोन होता है ना, तो वो लोन पूरा माइनस होता है। ठीक है, तो वो लोन पूरा 50 लाख रुपए की जो लोन है वो माइनस होगा, और प्रॉपर्टी अगर आपने 2 करोड़ की ली है, तो उसकी मालियत जो है आज की जो भी होगी वो ज़कातेबल एसेट में आएगी, माइनस जो भी लोन है जो कि आपने लिया है जिसकी मुद्दत मुकर्रर नहीं है, तो वो फिर पूरा माइनस होगा। लेकिन अगर भाई ने ये कहा था कि जनाब आप 5 साल में दे देना, ठीक है, तो एक साल में जो इंस्टॉलमेंट बनती है ना, सिर्फ वही माइनस होगी। ये तमाम एसेट्स के लिए ऐसी है। जी ऐसा ही है जी। ठीक। बट इफ द स्टूडेंट हैज आस्क्ड फॉर ज़कात फंड, देन ओके, आप बिल्कुल ज़कात दे सकते हैं उसको, लेकिन आप उसको कैश दें, फिर वो फीस में जमा करा दे। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है कि आप पढ़ा कर आप कहें कि जनाब मैंने उसको तालीम दी है लिहाजा ज़कात अदा हो गई मेरी। ऐसा नहीं होगा, आप पढ़ाएं उसको, उसको आप ज़कात दें और वो आपको फीस में दे दे, ये हो सकता है। Inheritance house sold in exchange of industrial plots which we will be sold for buying a house for residence, will it be zakatable just because of हाँ बिल्कुल ये ज़कातेबल है, क्योंकि आपका मकसद है इसको बेचना, घर खरीदने के लिए आप बेचेंगे उसको, तो ये जो प्लॉट है या इंडस्ट्रियल प्लॉट है, ये ज़कातेबल है, और इसकी मार्केट वैल्यू पे ज़कात देनी होगी, क्योंकि आपने वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगानी है, आपने उसको लिया है ताकि आप ताकि आप जो है उसको बेचें और रेजिडेंस के लिए घर लें, तो ये ज़कातेबल एसेट है। If we have home on rearship and that is not sold, still should the members give the zakat on this home? No. अगर ये घर है, तो फिर इस सूरत में zakat नहीं होगी, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का है, और इनहेरिटेंस का जो माल होता है, जो कि चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो घर हो, तो उस पर ज़कात नहीं होती। इनहेरिटेंस में अगर कैश मिला है तो उस पर ज़कात होती है। इनहेरिटेंस में अगर सोना मिला है, चांदी मिली है, या माल तिजारत मिला है, तो उस पर ज़कात होती है। लेकिन जो एसिड्स होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी वगैरह, उस पर ज़कात नहीं होती है। If I sold 100,000 liters of milk from my dairy farm in one lunar year, then the zakat I have to give will be 2.5% of 100,000. Is that correct? No. ये सही नहीं है, इसलिए कि आपको ये करना होगा कि आपकी जो ज़कात की तारीख है, उस तारीख में आप देखेंगे कि आपके पास कितने लीटर दूध मौजूद है उस तारीख में, और उस तारीख में कितना कैश मौजूद है, उस तारीख में कितना रिसीवेबल आपका मार्केट से निकलता है, उस पे आपने ज़कात देनी होगी। पूरे साल में आपने 1 लाख लीटर बेचे, या आपने 10 लाख बेचे, या 50,000 बेचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। For provident fund in our company, they deduct at source and invest in Mizan Islamic Fund. We don't get either provident funds, not the profit, until we resign or ask. So how is it necessary to give zakat? अगर वो जो मीज़ान का जो फंड है वो अगर कंपनी के नाम पर है, आपके नाम पर नहीं है, तो फिर आपने ज़कात नहीं देनी। लेकिन अगर वो मीज़ान का फंड आपके नाम पर खुलवाया गया है, तो फिर आपने ज़कात देनी है।
If a shop is bought for rental income, zakat will be paid on market value of shop. No, उस पे zakat नहीं है, क्योंकि जो चीज रेंटल पे दी जाए उस पे zakat नहीं होती। और हाँ, तो रेंटल इनकम जो आपके पास आई है और zakat की तारीख में जितनी रेंटल इनकम मौजूद है बस उस पे आपने zakat देनी है। My father has kept a land to give it as his inheritance to his daughters. Will it qualify for zakat and how much? नहीं, अगर जमीन ली गई है कि भाई विरासत में जिंदगी में मैं बांट दूंगा तो उस पर जक़ात नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चों को गिफ्ट देने वाली बात है, और जो प्रॉपर्टी गिफ्ट के लिए परचेज की जाए गिफ्ट की नीयत से तो उस पर जक़ात नहीं होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सवालात थे, वो ख़त्म हुए। अगर किसी को कोई ज़बानी पूछना है तो इजाज़त है, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया। जी। लोग थक ना गए हों, मैं तो नहीं थका, तो लेकिन लोग थक गए होंगे शायद। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए। मुफ्ती साहब, ये आखिरी जो आपने बात कही है कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैंने अपने बच्चों को देने की नीयत से खरीदी है, तो बच्चे तो अभी छोटे हैं, या बालिग हैं या नाबालिग है, वो एक अलग मसला है, तो उसमें मेरी ज़कात नहीं है? नहीं, उस नहीं पे है। ज़कात नहीं है, क्योंकि वो माल तिजारत नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी माल तिजारत नहीं है, वो सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कैश नहीं है, कैश इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी पे ज़कात उस वक्त होती है जब आपने बेचने के लिए लिया हो। अगर आपने इस नियत से लिया है कि मुझे अपने बच्चों को देनी है तो उस पर ज़कात नहीं होती। अच्छा, तो यानी कि जो मारूफ बात है कि जिस घर में आप रह रहे हो, इस्तेमाल में हो, उस पे तो ज़कात नहीं है, इसके अलावा बाकी जो घर है उस पे आपने ज़कात देनी है, उसकी टोटल वैल्यू पे, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो दूसरे घर आपने लिए हैं और वो घर आपने बेचने के लिए लिए हैं तो फिर तो ज़कात है। लेकिन अगर आपने वो रेंट के लिए लिए हैं, वो आपने जनाब गिफ्ट करने के लिए लिए हैं, बच्चों को देने के लिए लिए हैं, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात कुछ तोहफ़े वगैरह, ईदी वगैरह जमा होती रहती है बच्चों के लिए, बच्चों की जमा हुई होती है वालिदैन के पास, तो उसका क्या हुक्म है? बच्चों के ऊपर तो ज़कात नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों की गिफ्ट है, बच्चों के गिफ्ट है, बच्चों के ऊपर तो ज़कात नहीं होती है। अगर बच्चे बालिग हो जाएं तो फिर तो उस पर ज़कात होगी, वो बच्चे की मिल्कियत है, और अगर वो निसाब के बराबर है तो जब बच्चे बालिग हो जाएंगे तो फिर उनको ज़कात देनी होगी। वालिदैन के पास जो गिफ्ट पड़े होते हैं, ईदी वगैरह, तो वो अमानत है, और वो वालिदैन के पास बतौर अमानत ही रहना चाहिए। वालिदैन उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, बल्कि वो बच्चों की अमानत है, और लेकिन उस पे ज़कात नहीं है, क्योंकि नाबालिग बच्चों पे ज़कात नहीं होती। जो बालिग होता है ना, ज़कात उसके ऊपर है। भाई, सोने का सेट लेके रखा हो बच्चों के लिए, कुछ भी लेके रखा हो, उसमें ज़कात नहीं है? नहीं, उस पे नहीं है। नाबालिग। जी। मैंने माइक ओपन करने की इजाज़त दे दी, अगर किसी ने अभी कुछ पूछना है तो बस 10 मिनट और लेंगे, 10:30 बजे ऑफ करेंगे सेशन को इंशाल्लाह, वरना तो फिर सेशन अभी ऑफ करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गया सेशन। मैंने माइक ओपन करने की इजाज़त दी हुई है अभी, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई पूछना चाहे पूछ लें, और वरना फिर सेशन ऑफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि मेरे पास ना एग्रीकल्चर भी मैं करता हूँ और साथ मेरे पास डेयरी फार्म के एनिमल्स भी हैं। तो मैं एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस होती है उस पे मैं उशर पे करके अपने फार्म के लिए स्टोर कर लेता हूँ सारी खुराक। जैसे मकई मकई होती है, हम सारी स्टोर कर लेते हैं। तो अब मेरी ज़कात कैलकुलेशन डेट आ रही है, तो उसमें मैं क्या उस मकई पे जिस पे मैंने पहले से उशर दे दिया उस पे भी ज़कात कैलकुलेट होगी या वो नहीं, एग्जाम्प्ट हो जाएगी? वो एग्जेम्प्ट है। वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो आपने अच्छा। इस्तेमाल करने के लिए है, आप उस पर ऑलरेडी उशर दे चुके हैं, तो उस पर कोई ठीक है, ज़कात नहीं है। चलें ठीक है, बस यही मेरा सवाल था। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर जो सोना इस्तेमाल हो रहा होता है, मतलब जो हमें अपने मतलब सावरे और पेके की तरफ से मिलता है, उस पे ज़कात होती है? जो हम इस्तेमाल कर जी, रहे होते हैं? बिल्कुल, जो सोना इस्तेमाल करने के लिए है उस पर ज़कात होती है। सोना जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ज़कातेबल एसेट, ठीक। हर हाल में ज़कात देनी है, चाहे वो इस्तेमाल करने के लिए हो, चाहे वो बेचने के लिए हो। हाँ, अगर आपने वो सोना बच्चों को दे दिया है और आपके पास बतौर अमानत के रखा हुआ है, फिर उस पे नहीं है, अगर वो बच्चे नाबालिग हैं। अदरवाइज़ तो उसके ऊपर ज़कात देनी है। और सर जैसे अभी हमारी अम्मी ने हमारी सोना रखा हुआ है, तो वो अब तो उनको उसकी ज़कात नहीं देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो उन्होंने हमारे नाम कर दिया है। और लेकिन उससे पहले उससे पहले उससे पहले वाली वो ज़कात अदा करेंगी, लेकिन जब उन्होंने हमारे नाम कर दिया है, तब तो वो ज़कात नहीं देंगी ना? जी, देखें, वो तो नहीं देंगी, लेकिन अगर आपको दिया है तो फिर आपको तो देनी होगी। आपको देनी होगी, वो नहीं देंगी तो आप देंगी। हाँ, अगर जिस बच्चे को दी गई, अगर वो बच्चा या बच्ची छोटी बच्ची है, तो फिर तो नहीं है ज़कात उसके ऊपर।
लेकिन अगर जो है वो किसी ऐसी बच्ची को या बच्चे को दिया गया जो कि अब बड़ा हो चुका है, बालिग हो चुका है, तो फिर तो उस बच्ची ने देनी है ज़कात, उस लड़की ने या उस लड़के ने ज़कात देनी है जिसको और उसके सर वालिद अगर ने या वो वालिदा ने दिया। सर अगर वो जी 7.5 तोले से मुझे कम हो तो तब तो नहीं देनी ना? देखिए मैंने ये बताया था कि उससे पहले 7.5 तोला सोना ये हर हाल में नहीं एतबार किया जाता। अगर आपके पास कैश भी है, पैसे भी हैं जो कि आमतौर पे होते हैं, तो फिर तो 52.5 तोला चांदी की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। अगर आपके पास सोना और कैश जितना भी है, अगर वो 52.5 तोला चांदी की मार्केट वैल्यू के बराबर है या इससे ज़्यादा है, तो उस सोने पे आपने ज़कात देनी है। सेशन के शुरू जी में हमने इस पे बात की थी, इंशाल्लाह अस्सलाम इसके वालेकुम। अकॉर्डिंग जी कहेंगे अस्सलाम तो वालेकुम। मुफ्ती साहब, एक मेरा सवाल था कि हम अपना बिजनेस भी करते हैं। उसमें तरीका ये होता है कि आपने एक साल में अगर इतनी सेल की तो आपको उसके ऊपर एक इंसेंटिव मिलता है। अगर वो इंसेंटिव आपका फॉर एग्जांपल बन गया है दिसंबर में, बट अभी तक आपकी पास आपकी मिल्कियत में नहीं आया है, तो उस इंसेंटिव के ऊपर क्या ज़कात देनी होगी या नहीं देनी होगी? जी देखें, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपका इंसेंटिव बन चुका है कंपनी के ऊपर क्योंकि आपने उतनी सेल अचीव कर ली है, तो ये असल में डिस्काउंट है कंपनी की तरफ से, हम्म। और वो पेएबल है कंपनी के ऊपर, तो उस पर ज़कात होगी और उस पर ज़कात देनी है आपने। हाँ, वो ज़कातेबल एसेट है क्योंकि वो डिस्काउंट अगर आपका या जो भी इंसेंटिव है अगर वो बन चुका है आपका, तो लेकिन वो मिला आपको नहीं है अभी। जी तो भी देनी होगी क्योंकि ये माल तिजारत, आप अगर कोई चीज़ बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं हम्म। और कोई एसेट है जो कि आप बेचते हैं और उसकी वजह से ये पैसे मिल रहे हैं, हम्म। तो फिर तो ये है बिल्कुल इस पे ज़कात बनेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं, आप हम्म। सेल्स एजेंट हैं, आप किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं लेते हैं, तो फिर एक अलग मसला है कि जो पैसे नहीं मिले उस पर ज़कात नहीं होगी क्योंकि वो आपका कमीशन है जो कि आपको मिलेगा और वो कमीशन पे ज़कात नहीं होती है। लेकिन ये बज़ाहिर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, वो ट्रेडिंग करते हैं और कंपनी भी ट्रेडिंग ही काउंट करती है, उसको सेल काउंट करती है टू दी डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मामला अगर है ये, तो फिर तो उसके वो रिसीवेबल है और इस पे ज़कात होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताए कि जैसे काफ़ी कारोबार में क्रेडिट सेल्स हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो अभी आपको रिसीवेबल नहीं हुआ है कैश, वो जो आपने, तो उस रिसीवेबल वो मेरे पास आना है, उस अमाउंट के ऊपर भी ज़कात होगी या नहीं होगी उस अमाउंट के ऊपर ज़कात? देखें, अगर वो बैड डेट इस सेंस में हो चुका है कि अब आपको उम्मीद नहीं है मिलने की, हम्म। तो फिर तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपको मिलने की उम्मीद है, सिर्फ ये है कि देर से मिलेगा, वक्त पे नहीं मिलेगा, तो उस पे ज़कात की कैलकुलेशन तो बनती है लेकिन अदायगी उस वक्त लाजिम है जब आपको वो पैसे मिल जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है लेकिन अदायगी जब आपकी मिल्कियत में आ जाए तब आपने देना फिर आप करें। जी जी है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? जी, वालेकुम अ, सलाम। जी मालूमात ये लेनी थी सर, ये जो लोग बाहर रहते हैं मुल्क से और कुछ जो अपनी इसके हवाले से सेविंग होती है, इसमें जरा बताइएगा कि अगर प्लॉट ले लेते हैं, जिस तरह किसी के पास 2 हैं 3 हैं, दोस्त भी यहाँ से हमसे सवाल करते हैं, तो उन प्लॉट में से जो है कुछ हम कहते हैं जी कि बच्चों के एजुकेशन के लिए रख लिया, कुछ जो है वो बच्चों की शादी के लिए अगर हमें जो है वो खर्चा होता है उसमें उसके पॉइंट व्यू से रख लिया, और कोई जो है वो घर बनाने के लिए रख लिया। तो अमूमन तो ये कहा जाता है ना जी कि घर वाले जो जहन में अगर रखते हैं प्लॉट, तो उसके ऊपर नहीं होती ज़कात, तो दूसरे जो है वो उनकी देनी पड़ती है। अच्छा, उसमें अगर ये है कि हम जाते हैं और प्लान चेंज हो जाता है कि अच्छा नहीं, इस घर को इसको प्लॉट को बेच के कुछ और कर लें, मतलब उसमें कोई इतना 100% नहीं है, तो उसमें फिर कैसे ये मालूम किया जा सकता है कि ज़कात जो है वो किस प्लॉट पे होगी, या सिर्फ उन पे होगी जिनके मुतालिक कंफर्म है कि उससे हमने अपने दूसरे एक्सपेंसेस पूरे करने हैं? तो इसके मुतालिक जरा हमें बताइएगा। सिर्फ उसी प्लॉट पे होगी जिसका मकसद बेचना है, कि आप उसको बेचेंगे, बेचकर चाहे वो एजुकेशन में खर्च करेंगे, चाहे आप बच्चों की किसी और ज़रूरत में खर्च करेंगे। अगर मकसद आपका ये है इस प्लॉट को ख़रीदने का कि आपने इसको बेचना है और बेचकर आपने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, तो फिर तो ज़कात है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि इस प्लॉट को रखेंगे, बच्चे को दे देंगे, यही प्लॉट दे देंगे, बेच कर नहीं देंगे, या बच्चे को हम दे देंगे फॉर एजुकेशन, के अपने एजुकेशन के एक्सपेंस, बच्चे को हम प्लॉट देंगे और वो उसको
चाहे तो अपनी तालीमी अखराजात में खर्च करे बेचकर। तो अगर आपका मकसद बेचना नहीं है, बल्कि आपका जी। मकसद बच्चे को देना है, या वहां पर कोई घर बनाना है, या किराए पर देना है उसको, जी। तो फिर ज़कात नहीं है। अगर मकसद जो है, जो भी बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उनका मकसद ये है कि भाई पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट कर लो और ज़रूरत पड़ेगी तो बेच देंगे, और मकसद बेचना ही है और रहने का कोई इरादा नहीं है, आने का कोई इरादा नहीं है, और बच्चों को भी दिया तो है, लेकिन बच्चों को देने का मकसद भी यही है कि जब बच्चों को ज़रूरत होगी तो ये प्लॉट बेच देंगे और बेचकर बच्चों को दे देंगे। तो बेचना असल चीज़ है। अगर बेचना मकसूद है तो उस पर ज़कात होगी। अगर बेचना मकसूद नहीं है, बल्कि ये है कि हम रहेंगे, बच्चे को यही प्लॉट में दे दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा, तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। जी, वो बिल्कुल सही क्लियर हो गई। मगर अगर ये सोचा ये है कि बच्चे की या बच्चियों की शादी के ऊपर ये पैसा, इस प्लॉट्स की जो बेच के जो पैसा मिलेगा उसको उस पे खर्च करेंगे, या बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन पे खुद बेच के अगर करेंगे, तो उसमें ज़कात भी जी जो है वो क्या सूरत हाल होगी? ज़कात होगी, इसलिए कि मकसद बेचना है। बेचकर बच्चों की शादी पे खर्च करने का प्लान है। जी। चूंकि बेचना आ गया ना दरमियान में, ये आ गया कि इसको जी। एज इट इज यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको बेचेंगे और बेच कर खर्च करेंगे, तो इस पे ज़कात होगी, और ये माल अच्छा। तिजारत है। अच्छा। अच्छा। चलिए, शुक्रिया जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। तो जी मैं चैट में दे रहा हूँ, यहाँ पे जो अलहम शरिया एडवाइजरी है, इनका नंबर मैंने दे दिया है। बाकी आप खुद गूगल पे भी देख लें, ठीक है। इनकी वेबसाइट है alhamshariaadvisory.com और ईमेल है info@alhamshariaadvisory.com। तो ये, अगर आपको कुछ सर्विसेज चाहिए ज़कात के कैलकुलेशन में इन हजरात से, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, 1-2 ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं इसी हवाले से, तो वो इंशाल्लाह उस पर भी मैं डाल दूंगा। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे सब लोगों का, खुसूसी तौर से मुफ्ती साहब का। उन्होंने माशाल्लाह 1.5 घंटे का वक्त निकाला और सारे सवालों के जवाब दिए। और बस इसमें यह कि इस कार खैर में जो भी अपना हिस्सा डालेगा, मुफ्ती साहब इस पर थोड़ी सी बात कर लें आखिर में, कि जो किसी के ज़कात के देने में रास्ता बन जाता है। मेरी नीयत तो यही थी कि मैं ज़रिया बन जाऊँगा, तो जो भी ज़कात अदा की जाएगी उसका जो भी ये सवाब देने वाले को बनेगा, इस तरह जो ज़रिया बनता है उसको भी मिलेगा। ऐसे ही कुछ है मुफ्ती साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। जो किसी के नेक काम में शामिल होता है तो उसको नेक काम करने वाले का सवाब भी मिल रहा होता है। यानी ये कैलकुलेशन चल रही है हमारे इस्लाम में, जो कि किसी और मजहब में नहीं है, कि अगर आपने एक नमाज पढ़ी तो जाहिर है आपको एक नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आपने किसी को नमाज पे लगा दिया और तो उसकी 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 भी नमाज का सवाब मिलेगा, उसने फिर किसी और को लगा दिया, तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मौजूद है कि अगर आप किसी की ज़कात को ठीक कर देते हैं तो आप अपनी ज़कात का भी सवाब ले रहे हैं और उसकी ज़कात का भी सवाब ले रहे हैं। तो ये तो बहरहाल ये तो बहुत ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए मौका दिया है। हम खुद भी अपनी सारी चीज़ों को सही करें, ज़कात को भी, कैलकुलेशन को भी सही करें, और अपने लोगों को अवेयरनेस भी दें और लोगों को मुतवज्जे करें कि मुफ्तियान कराम से पूछ कर ज़कात अदा करें। जो आजकल जो तरतीब है कि जनाब जो आया उसको दे दिया, हिसाब ही कोई नहीं करा, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बल्कि पूरी कैलकुलेशन करके, मसला पूछ कर ज़कात अदा करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। मैं एक इसी ग्रुप में अभी दे रहा हूँ एक लिंक, उस व्हाट्सएप चैट में जो लोग अभी तक उसमें नहीं आए तो उसमें आ जाएं, तो इंशाल्लाह इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी उसमें शेयर करने का मौका मिल जाएगा। और भी कोई चीज़ होगी तो उसको देख लेंगे। 1 सेकंड दीजिएगा, बस मैं उसका लिंक निकाल लूँ और वो मैं शेयर कर लूँ, ताकि बाकी लोग भी उस ग्रुप में जुड़ जाएं और वो चीज़ जो है ना वो मिस ना हो जाए। 1 सेकंड दीजिए मुझे बस। कॉपी लिंक एड्रेस। मुफ्ती साहब एक सवाल पूछ सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी। जाहिर बात है कि सोना वारा ख़वातीन की मलकियत होता है, तो उसमें उनका ये ख्याल है कि ये आगे बच्चों को दिया जाए एक ख़ास मकदार में जी। तो अगर उससे बकाया जो सोना है वो अगर 7.5 तोले सोना है बनता है, तो उस केस में फिर उस पर ज़कात होगी? जैसा आपने कहा कि नाबालिग बच्चों के लिए अगर रखा हुआ है तो उस केस में नहीं होगी जी। ये ज़रा क्लैरिफाई कर दें। देखें, एक बात तो ये समझ लें कि अगर किसी ने ये नियत करी है कि मैं बच्चों को दूंगी, जी नियत करने से मिल्कियत नहीं हो जाती है, बल्कि उसकी नियत के साथ उसने अगर ये कह भी दिया है कि ये बच्चों का हो गया, तब तब जो है वो चीज़ बच्चों की होगी। ये नियत तो हर वालिद की है, हर वालिदा की है कि जनाब मेरे पास जितने भी पैसे हैं, सोना है, चांदी है, वो सब बच्चों का है। लेकिन नियत से नहीं होता है।
एक बात तो ये वाज़ेह कर दूं। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने नियत करने के साथ साथ कह भी दिया बच्चों को या सरपरस्त को कि जी ये सोना उसका है, बच्चों का है, तो बच्चों तो उस सोने पे तो ज़कात नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर सोना है, जो इसके अलावा जो नहीं दिया बच्चों को, तो उस पे तो ज़कात देनी होगी। जी, तो उसमें फिर वो 7.5 तोले निसाब उसमें। नहीं, उसमें निसाब जो होता है वो 7.5 तोला सोना उस वक्त होता है जब सिर्फ सोना ही हो। जी लेकिन जी, अगर उस सोना। खातून के पास जो है वो पैसे भी हैं, तो फिर जितना सोना होगा उसको प्लस किया जाएगा पैसों में। और फिर अगर वो 52.5 तोला चांदी की मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगा, तो फिर उसको ज़कात देनी होगी, चाहे वो 7.5 तोला सोना ना हो। ठीक है जी, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह एक टेम्परेरी घर है छोटा, तो अभी फ़िलहाल बनाया हुआ है, लेकिन हमने एक बड़ा प्लॉट लिया है कि हम जब मौका होगा तो हम उस प्लॉट को बेच के तो हम बड़ा घर बनाएँगे। तो उस प्लॉट पर यानी कि ले लिया हमने घर बनाने के ही मकसद से वो प्लॉट, तो उस प्लॉट पे होगी अगर एक घर है यानी कि बस शर्त छुपाने के लिए पूरा ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि बस ज़रूरत भी बस नॉर्मल पूरी हो रही है और हमने एक बड़ा यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाना है, उसके लिए हमने प्लॉट लिया है, तो उस पे ज़कात होगी? तो जो एक प्लॉट आपने लिया है, तो वो उसी प्लॉट पे घर बना के रहेंगे या उसको बेचकर कोई नहीं, और ये जगह चीज़ लेंगे? कंफर्म कि अगर उसी पे बना लें या फिर उसको बेचकर बड़ा घर बना लें? अगर ये नियत में तरद्दुद है कि हो सकता है उसी पे घर बना लें, हो सकता है इसको बेचकर दूसरा घर ले लें, जी, तो फिर ज़कात नहीं है, ठीक क्योंकि है। कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, जो चीज़ कंफर्म ना हो उस पे ज़कात नहीं होती है। अगर बेचना कंफर्म ना हो तो ज़कात नहीं जी, होती है। लेकिन अगर आपका कंफर्म यही मकसद है कि इस हुँ। प्रॉपर्टी को बेचकर ही दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे, तो फिर ज़कात होगी। और ऐसे कोई प्लॉट ले लें जैसे सेविंग के तौर पे ले लें और हमें अभी ये नहीं पता हमने बेचना है, नहीं बेचना, बस हमें ज़रूरत होगी तो हम बेच देंगे। यानी कि हमारा कन्फर्म नहीं है नियत हमारी कि हमने उसको बेचना है। बस एक हमारे पास पैसे हैं जितना एक्स्ट्रा है तो हमने उसको सेव करने के लिए प्लॉट ले लिया छोटा-मोटा कोई, तो उस पे होगी ज़कात? ये डिपेंड करता है कि अगर उसको कोई आपको लगता है कि कभी वहाँ पर के रिहाइश के काबिल भी होगा और हम शायद वहाँ पर रहने चले जाएँ या हम उसको रेंट पे दे दें, अगर ये कहीं बात नहीं, वो ज़हन में अलग है। चीज़ है। तो जिस तरह इस तरह का कोई नियत हो कि जिस तरह आगे कभी काम ज़रूरत पड़ जाए किसी काम के लिए, किसी बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो फिर उस नियत फिर से लिया ज़कात नहीं। नहीं, फिर नहीं? ज़कात नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं है कि वो पता नहीं है कि क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, बच्चों को दे देंगे या हाँ जी, रिहाइश करेंगे, कोई यानी कि नियत नहीं है, 100% अगर है तो फिर ज़कात होती है कि हमने ये मकसद यानी कि हमारा मकसद अभी क्लियर नहीं है, नियत तो ज़कात नहीं। पता हाँ, अब इस बस ये जैसा हमारे सेव हुआ है तो हमने उसका प्लॉट ले लिया, जी, तो फिर बिल्कुल, जी, तो नहीं ज़कात है। नहीं। हुँ। ठीक है, फिर भी कोई सवाल हो तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप पूछ सकते हैं, असर जज़ाकल्लाह, भाई मैंने से भी नंबर दे आप दिया। राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर दे दिया, उस पे राब्ता कर लें और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर लेंगे और बात ये है कि इसमें तो बहुत सारी तफ़सील और आती रहेगी। फ़िक्र पैदा हो गई सबकी इम्पोर्टेंट है। अब बस ये कि अब इस पे अच्छी तरह से कैलकुलेट करके और पूछ के इंशाल्लाह हम ज़कात देने वाले बन जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम।